का जो एक चैप्टर है, आपका जो थिएटर एप्रिसिएशन का जो प्रोसेस है, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि थिएटर का जो रस लेना, सबसे बड़ी बात क्या है कि रसिक कौन है? रसिक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रस ले सके वो रसिक। तो थिएटर का जो रस ले सके वही थिएटर क्रिटिक बन सकता है, क्योंकि थिएटर क्रिटिक का मतलब ये नहीं कि क्रिटिसिज्म करना है, थिएटर को एप्रिशिएट करना है। उस थिएटर में जितने अलग अलग उसके आयाम हैं, उन सबको एप्रिशिएट हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपनी समझ को डेवलप करना पड़ेगा। और जब हमारी समझ डेवलप हो जाएगी तो हम उसको एप्रिशिएट भी समय से कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज शाम को या कल जब भी आपके पास समय हो, तो थिएटर्स ऑफ इंडिया जब्बार पटेल का आप यूट्यूब में देखिएगा। नोट कर लीजिए, सिर्फ एक लाइन है, मैं ज्यादा नोट नहीं कराऊंगा आपको। थिएटर्स ऑफ इंडिया बाय जब्बार पटेल, ठीक है? तो यह आपको यहाँ पर व्हाट्सएप में मिल जाएगा। वैसे इतना तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थिएटर ऑफ इंडिया जब्बार पटेल। ये आप देखेंगे, एक फिल्म है ये, नसीर साहब हैं, बड़े बड़े इसमें एक्टर्स भी हैं। तो जब्बार पटेल ने ये हिंदुस्तानी थिएटर का हिस्ट्री एक लिहाज से और कौन कौन से शैली हैं वो बताइए। अब थिएटर क्रिटिक जो है वो है कौन? वो पहले उस थिएटर के मर्म को समझता है, उसके रस को लेता है, और फिर अपने व्यूज जो है वो दुनिया तक पहुंचाता है। वो थिएटर क्रिटिक। थिएटर क्रिटिक का मतलब क्या है कि, क्योंकि क्रिटिक का मतलब हम कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म कर रहा है, हम इसकी आलोचना करनी है, समालोचना करनी है, आलोचना नहीं करनी है। तो थिएटर क्रिटिक कौन है? जो कि उस प्ले को समझे और अपने, जो हमने उस थिएटर से, उस नाटक से जो हमने रस लिया, उसमें अपनी व्यूज को दुनिया को पहुंचाए। अब एक बात और है कि किस आधार पर आप नाटक का आकलन करेंगे। ठीक, क्या क्या आपके पैरामीटर्स हैं जिनमें कि आपको नाटक का आकलन करना है? आप सब मुझे फॉलो कर पा रहे हैं? प्लीज पहले ये बताइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है मतलब मेरे ख्याल समझ से में भी आ किसी। रहा है जो मैं कह रहा हूँ, हाँ, किसी नहीं ये नहीं ना हो मैं अपना ही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल अगर समझ में आ अगर रहा है, कहीं समझ कोई में आ रहा डाउट होगा, कुछ होगा, तो आप जरूर बताइएगा। है। हाँ जी जी। निर्देशक कौन है? डायरेक्टर। मोहित जी, मैं 1 मिनट बीच में रोकूंगी, जी माफी चाहूंगी। जी मैं आप सभी लोगों से, जितने भी ग्रुप में इस समय लोग सेशन में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अपना अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, ताकि मोहित सर को ये नजर आए कि हाँ, आप सब लोग हैं हम और उनकी बात पे ध्यान दे रहे हैं। अब मैं चूंकि रास्ते में हूँ, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा नहीं रही नहीं, हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप आप तो लोग किसी भी सब वक्त कर लीजिए। वीडियो ऑन कर लें। सुरेश जी, अंकित जी, अभय जी, राहुल जी, आप लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लें ये अपना। सभी लोग चले ताकि पता भी चले कि सब लोग जग रहे हैं, मतलब कोई सो नहीं रहा है। जी। हाँ अब ठीक। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। निर्देशक कौन है? जो टेक्स्ट का व्याख्याकार है, जो आपने टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, जो राइटर टेक्स्ट लिखता है, उसकी व्याख्या कौन करता है? वो निर्देशक। वो अपने लिहाज से उसको, जो टेक्स्ट है वो आप तक पहुंचाता है। इसी प्रकार जो प्रस्तुति है, प्रस्तुति का व्याख्याकार क्रिटिक है। जो प्रस्तुति हुई है, पूरी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, उसकी व्याख्या आपका एक क्रिटिक करता है। तो पहली चीज तो मैं कहूंगा कि आपको, क्योंकि जब भी सबसे पहला स्टेप, आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कुछ हो, आपको, अगर आपको फिल्म में या थिएटर, दोनों चीज बात हो रही है पैरेलल में, तो थिएटर में अगर आप रस नहीं ले सकते तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है। और ये रस कब आएगा? जब आपको सौंदर्यवाद होगा, ठीक है ना? सौंदर्यवाद तो एस्थेटिक सेंस सभी लोग जानते हैं। अब क्रिटिक जो है, उसकी कसौटियां क्या क्या है? वो टेक्स्ट से वाकिफ है कि नहीं, पहली चीज। मैं आधे अधूरे नाटक देखने गया और मैंने वहां पर उसकी वहां नाटक में उसकी व्याख्या करनी है।
और क्या है कि मैंने समालोचना करनी है अखबार के लिए माना या कहीं और के लिए, और मुझे पता ही नहीं कि ये आधे अधूरे है क्या, तो ना मैंने कभी पढ़ा और ना मुझे पता है, मैं वहां पर जो उसने बोला मैं उसको हिसाब से अपना कर दिया। तो टेक्स्ट का ज्ञान होना चाहिए उसे, क्रिटिक को, पहली चीज। दूसरी चीज है कि तभी वो जजमेंट करेगा, और जजमेंट में बड़े से बड़ा नाटक या छोटा प्रोडक्शन है, उसको जजमेंट करने के लिए उसका जो पैरामीटर, जो कसौटी जो होगी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा डायरेक्टर है तो हमारा कसौटी दूसरी हो गई, हमने कहा छोटा है तो, वो जो हमारी जो अपनी सोच है वो अपनी जगह पूरी होनी चाहिए। अब उसमें क्या क्या है, अभिनेता है, अभिनेता को आप किस किस कसौटी परखेंगे, उसकी स्पीच पे, डिक्शन में, ब्लॉकिंग में, और उसके रिएक्शन। एक बार सर, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। राहुल राहुल जी, आपका माइक खुला है। माइक ऑफ कर दीजिए, राहुल जी, है ना, माइक ऑफ कर दीजिए। माइक ऑफ तो कर दीजिए। अभिनेता को हम किस किस कसौटी पे परखेंगे, वो स्पीच कैसी दे रहा है, उसका डिक्शन क्या साफ है कि नहीं है, वो ब्लॉक कैसे कर रहा है, कहाँ को मूव कर रहा है, कहाँ को ऐसा तो नहीं है कि वो किसी को सामने खड़ा हो गया, क्या उसके मूवमेंट्स प्रॉपर हैं, और रिएक्शन, वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं कि एक्टिंग जो है वो रिएक्टिंग, रिएक्शन करना है। मैंने, आप जो बोल रहे हैं मैं उसको, जब यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ तो आप ये सब लोग देखिए ना, अपने उस लिहाज से सब लोग रिएक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कोई कागज पे कर रहा है, कोई सामने देख रहा है स्क्रीन में, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजों को अगर हम कॉन्शियसली ये काम कर रहे हैं, कॉन्शियसली, तो यही तो एक्टिंग है कि नहीं? तो ये आ गई। अब एरिस्टोटल अरस्तु की बात अगर हम करें, क्योंकि मैं बहुत तेज तेज जाऊंगा इसमें, ये 5 दिन का समय है, 5 दिन में आज 2 टॉपिक करने। तो कैथारसिस मेटाफर यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन पोएटिक्स टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ट्रू ट्रेजेडी ऑन अ स्पेक्टेटर। दर्शक सीधे नाटक से जुड़ता है कि नहीं, यह है एरिस्टोटल की कैथारसिस। और स्पेशली क्या है कि पिटी और फियर, आपने डर है, और पिटी मतलब क्या है, सॉरो, है ना, ये तो है। तो इन दो चीजों पे ये एरिस्टोटल की बात है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कभी यहाँ को डाइवर्ट होऊंगा, कभी इधर को डाइवर्ट भी हो जाऊंगा उस लिहाज से। और आपने जब पढ़ा भी होगा, मैं इसमें ही बता रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। ब्रेक्ट, आपने किसी ने अगर सुना हो नाम, ब्रेक्ट ने एलिनेशन पे बात की। एलिनेशन का मतलब मैं संक्षेप में बताऊंगा, कोई ज्यादा कुछ नहीं बताना। एलिनेट क्या है कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ, अचानक से ब्रेक्ट क्या करते थे, जय लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग उसको, उस एलिनेशन को दूसरे लिहाज से बताए। वो ये कहते हैं मैं यहाँ पर भी नाटक कर रहा हूँ, अचानक से कहा, मैंने कहा मैं मोहित चंदवाल हूँ, और उसके बाद ये बात हुई, फिर उसके बाद ये आ गया, ये भी ब्रेक हो गया, ब्रेक तो कर दिया ना मैंने उसे, एलिनेट कर दिया ना, एलिनेट कर दिया। पर उसका ब्रेक्ट का जो एलिनेशन जो है, वो सही मायने में क्या है कि मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ, बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ, सीरियस बात करते करते अचानक से मैंने बात को किसी एक मोड़ में लाके खत्म कर दिया, मतलब बात को ऐसी जगह खत्म कर दिया जहाँ क्वेश्चन मार्क बन गया। जैसे जैसे मतलब मुझे अभी अभी जो दिमाग में कौंधा, बाइसिकल थीफ देखी थी सबने, बाइसिकल थीफ देखी है ना, आपने तो देखी है सुमित भाई। तो पूरी फिल्म है, ये पूरी फिल्म चल रही है, और अचानक से क्या होता है, वो भीड़ से आता है, भीड़ में चले जाता है। तो क्या है कि हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं, यार ये ऐसा क्या हुआ, क्या 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 क्या, मतलब ये सब चीजें। तो यही ब्रेक्ट का जो एलिमेंट है, मैं सीधे सीधे आगे को बढ़ाऊंगा। इसी तरह से मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म जो 20वीं शताब्दी पे जो चल रहा था थिएटर, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म की अगर नाटक है तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्यों है, इस तरह से नाटक की शैली कौन सी है, ये सब कसौटियां हैं। मैं इन पे, क्योंकि हम इस पे डिटेल पे जाने का ना समय है ना कुछ है। टेक्स्ट जो है वो कैसे प्रस्तुत किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पे टेक्स्ट पे मेरा डिजाइन हावी है, मैंने इतना डिजाइन कर दिया कि भाई साहब, और टेक्स्ट से ज्यादा मेरा डिजाइन बोल रहा है पीछे, ऐसा तो नहीं है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ मेरे से ज्यादा, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो परफॉर्मेंस तो मेरी है ना, मेरे पीछे मैं खूब ध्यान लगा रखा, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाए। तो ये कसौटी एक क्रिटिक की। दूसरी चीज, म्यूजिक और लाइट का क्या पक्ष है उस नाटक में,
क्योंकि नाटक जो बनता है, नाटक हमारे एक्ट से, म्यूजिक से, अभी अभी मैं जैसे ही आगे को जाऊंगा नाट्य शास्त्र में तो वो पूरा क्लियर होते जाएगा आपको उसका पक्ष क्या है, और इनको सही से संयोजन कर रखा है नहीं कर रखा है। और एप्रिसिएशन जो है वो एक जटिल मामला है जो धीरे धीरे आए, वो ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई चीज हो जाएगी, ठीक है। तो अप्रिशिएट करने के लिए हम, मैंने जो पहले भी कहा कि हम उसकी टेक्निक को हम अप्रिशिएट कर पाते नहीं कर पाते, और हम ये भी जानना चाहिए हमें कि जो आर्टिस्ट है वो अपनी जिंदगी में और किन किन समस्याओं से घिरा हुआ होगा इस नाटक को करने से पहले और बाद में। ये भी मतलब, क्योंकि मुझे तो सब चीजें खुली रखनी चाहिए तभी तो मैं उसको जजमेंट करूंगा ना। ये नौकरी से आ रहा है, 5 बजे नौकरी से आ रहा है, नौकरी आने बाद रिहर्सल गया, रिहर्सल के बाद में इतने दिन की रिहर्सल किया, ये इसने शो किया, तो मैं वो सारी चीजें जब मैं जज करूंगा तो सब चीजें ये भी मेरे कहीं ना कहीं पर बैकड्रॉप में चल रही होंगी। और क्या जो क्रिटिक है उसको कंटेम्प्ररी आर्ट जो है सिनेमा के, पेंटिंग का, क्या इसके बारे में ज्ञान है? अगर कहीं पर ब्लॉकिंग कर रखी है, मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा ये स्टेज में जो लोग खड़े हैं वो भाई ये जो मेरा कैरेक्टर है जैसे पेंटिंग बनी है, पेंटिंग में रूल ऑफ थर्ड है बाकी, तो वो किस लिहाज से, क्या वो सही है कि नहीं है? तो मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, पर एक बात है मुझे और कंटेम्प्रेरी जो आर्ट जो है उसके उनका ज्ञान होना चाहिए। जैसे अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, देवराज अंकुर, देवेंद्र राज अंकुर जी की कहानियों का रंगमंच, तो मुझे कहानियां पता होनी चाहिए, तभी तो मैं कहानी को बताऊंगा कि ये कहानी इसने ठीक करी नहीं करी, है नहीं? इस तरह से अगर एक कहानी है, कहानी को दो निर्देशक अलग अलग कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग अपना, जो कहानी आप देखेंगे तो हो सकता है कि आप वो कहानी बिल्कुल दूसरी तरह से प्रस्तुत कर रहा हो, दोनों अलग अलग। अब एक बात है, कोई नाटककार जो है वो फेमिनिस्ट अप्रोच से लेकर नाटक कर रहा होगा, कोई हो सकता है दलित अप्रोच लेकर के आए, कोई एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच लेकर के नाटक कर रहा है। अब ये वो उस नाटक से कौन सा डिस्कोर्स उभर करके आ रहा है, क्या उभर के आ रहा है, जैसे मैंने बताया ना कि वो फेमिनिस्ट अप्रोच है, वहां पर दलित अप्रोच है या एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच है, वो कह रहा है कि साहब पर्यावरण के लिहाज से वो बात कर रहा है, माना, तो वो क्या वो जो अप्रोच लेके आया है क्या वो सही से उभर रहा है कि नहीं उभर रहा है, उस पे अपनी राय होनी चाहिए। अब जैसे मैं छोटा सा एक उदाहरण दे दूं कि आधे अधूरे नाटक है, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, रियलिस्टिक नाटक है, तो मोहन राकेश जी का, तो उसमें आधे अधूरे में अगर कई सारे नाटककार जो है, जो डायरेक्टर जो है, वो क्या करेंगे, उसको फेमिनिस्ट अप्रोच से करेंगे, जो भैया उसका जो मुख्य पात्र जो है वो तो महिला है, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। पर एक बात है, जब मोहन राकेश ने वो नाटक लिखा वो फेमिनिस्ट अप्रोच को लेकर के तो है नहीं, तो अगर वो फेमिनिस्ट अप्रोच को लेकर के नाटक कर रहा है तो मेरा वो जो वहां पर जो नाटककार ने जो कथाकार ने जो नाटक लिखा हुआ है, क्या वो उससे न्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी बातें थोपते जा रहा हूँ उससे, ठीक है। अब एक चीज और, जो बड़े बड़े डायरेक्टर जो होते थे या होते हैं, वो कई अपने समकालीन डायरेक्टर्स को या बाकी क्रिटिक्स को बुला करके बात करते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो मैं बना रहा हूँ क्या ये बिल्कुल सही लग रहा है आपको, कहीं इसमें कोई कोई आपका कोई इनपुट है, या मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मैंने कहा भाई साहब मैंने ये कहानी सोची है, क्या इसमें कहीं पर आपको कुछ चेंज महसूस हो रहा है, तो वैसे ही नाटक की, तो ये इतना ओपन माइंडेड एक डायरेक्टर को होना चाहिए। जैसे राम गोपाल बजाज जी थे, तो जब राम गोपाल बजाज जी जब भी नाटक बनाए तो वो और अपने साथ के और डायरेक्टर्स को भी सबको लेके संवाद करने की बात है। तो अच्छा नाटक क्रिटिक के सामने चुनौती पेश करता है, संवादशीलता, अध्ययनशीलता से क्रिटिक को संवाद स्थापित करना चाहिए, ये तो हो गया। अब मैं इनको बहुत फटाफट जा रहा हूँ, क्या आप सब लोग मुझे फॉलो कर पा रहे नहीं कर पा रहे? क्योंकि मकसद तभी सॉल्व होगा ना जब मैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको बहुत तेज दौड़ा रहा हूँ गाड़ी को, क्योंकि उसके पीछे मैं हो सकता था कि मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन देता, मैं उनको नहीं दे रहा हूँ, पर हाँ एक बात है कि मैं छोड़ कोई चीज नहीं रहा हूँ, मैं नहीं, इस चीज को इंश्योर, पॉइंट्स आपके समझ में आ रहे हैं। ठीक ठीक है। अब जो यहाँ पर जो हिंदुस्तान में जो थिएटर क्रिटिक जो रिनाउंड जो रहे, नेमीचंद जैन रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद में हसमुख बरादी,
शांता गोखले, आनंदालाल, बजारी साहब, ये इतने लोग जो हैं, और कई सारे लोग जो रिनाउंड थिएटर क्रिटिक हैं। नेमीचंद जैन की तो किताब भी है क्रिटिक पुस्तक। तो अब क्या है, स्पेस ऑफ क्रिटिक्स इज श्रिंकिंग, critics should develop their own site that Sir, they could evaluate. जी सर एक नाम और बीच में बढ़ा लीजिए। बताइए अभी बताइए। हालांकि आज बीच में थोड़ा सा कुछ समय पहले उनका देहावसान हो गया, जी। कविता नागपाल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ हाँ। बिल्कुल सही, कविता नागपाल, बिल्कुल और सही है, वो जी बहुत बीमार थी, शारीरिक बिल्कुल रूप से सही है, बहुत अस्वस्थ थी, और बहुत उसके बड़ी बाद क्रिटिक है, हाँ वही बहुत जी बड़ी क्रिटिक, बहुत बड़ी जी क्रिटिक। और क्रिटिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ये सोचते हैं ना जैसे कि हम एक्टर बने हैं या फलाने डायरेक्टर बने हैं, क्रिटिक इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि क्रिटिक क्या है, होता है क्रिटिक का काम, जो नाटककार ने लिखा, डायरेक्टर ने कराया और एक्टर ने परफॉर्म किया, बाकी जितने टीम लगी है, क्रू लगी है, जो बैक स्टेज है, वो सारे लोग जो काम कर रहे हैं, उसको जनता तक पहुंचाने का काम। सब लोग तो थिएटर में नहीं जा पाते ना, सब लोग तो नहीं देखने आ रहे आपका नाटक। आपने क्या काम किया, क्या सही किया, पर उस पे क्या है कि उस पे अगर उसका ज्ञान ठीक है और वो चीजों को वो वहां तक इवेल्युएट करके सही पहुंचा पाए, तो अखबारों में, अब तो खैर आजकल तो ज्यादातर तो अखबारों में तो ऐसे ही हो जाता है कि भाई नाटक की खबर हम खुद ही दे रहे हैं कि हमने नाटक कर दिया साहब, ये बहुत बड़ा नाटक कर दिया, फलाना ये डायरेक्टर थे, ये थे वो थे। पर होना क्या चाहिए कि कोई भी अखबार से आए और थिएटर क्रिटिक आए, बड़े अखबारों में तो ये होता ही है देखिए, तो थिएटर क्रिटिक आया। बल्कि मैंने देखा कि हिंदू में, द हिंदू जो है, द हिंदू में कई बार थिएटर पे ही पूरे कॉलम आते हैं ना, द हिंदू में तो ज्यादातर आते ही हैं। तो उसमें जो थिएटर क्रिटिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका महत्व जो है अपनी जगह पूरा है। और जो मैं कह रहा था कि स्पेस ऑफ क्रिटिक्स इज श्रिंकिंग, उसका स्पेस जो है अपना, जो उसका क्षेत्र जो है वो कम होते जा रहा है। उसको अपनी साइट डेवलप करनी चाहिए कि वो कुछ नया इवेलुएट कर पाए, है नी? वो इवेलुएट कर पाए, ये उसको अपना साइट डेवलप करनी चाहिए। थिएटर लैंग्वेज, अब क्या है कि थिएटर लैंग्वेज क्या है कि म्यूजिक, आर्ट, लाइट, एक्ट, म्यूजिक एंड लाइट, इन तीनों को मिला करके थिएटर की लैंग्वेज बनती है। कि उसमें एक्ट कैसा हो रहा है, क्या एक्ट है, वो जितने मेरे किरदार हैं वो एक्ट कैसा कर रहे हैं, मेरा म्यूजिक का पक्ष कैसा है, और लाइट, लाइट जो है वो कैसी, क्या वो लाइट सही कर रही है, क्योंकि लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम फिल्म में जब बात करेंगे, फिल्म में जब हम बात करेंगे तो हम इस पे भी जरूर बात करेंगे, लाइट के पक्ष पे। अब इसके बाद में डायरेक्टर जो है वो थिएटर लैंग्वेज को किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है, अपनी थिएटर लैंग्वेज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिक के लिए। ये देखना कि डायरेक्टर किस तरह से थिएटर लैंग्वेज को वो आगे बढ़ा रहा है। साहित्य में हर कोई लैंग्वेज होती है, उसी तरह से थिएटर में भी जितने डायरेक्टर्स हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होगी। जैसे दो पोएट्स की भाषा शैली एक नहीं होगी, उसी प्रकार से हर डायरेक्टर की शैली भी अलग ही अलग होगी, तो उसको पोएटिक लैंग्वेज कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ भी जब नाटक करोगे तो नाटक की एक लैंग्वेज होगी, कोई भी नाटककार होगा उसकी अपनी। अब किताबों पे हम आ जाते हैं। नेमीचंद जैन की है, जिनका मैंने नाम पहले भी लिया, क्रिटिक्स नाम से उनकी किताब है जो थिएटर क्रिटिक में है। टाइनन ऑन थिएटर है, वो कैनन ने केनेथ टाइनन की है। केनेथ टाइनन जो है वो थिएटर क्रिटिक रहे बहुत बड़े, तो वो जो है एक किताब ये थी। अब टाइम क्या हो गया देखें, हाँ चलिए, बहुत जल्दी जल्दी मैंने इसको समेटने की कोशिश की और जल्दी समेट भी गया, मुझे लग रहा है काफी कुछ। और एक हम सेशन ले लेंगे थोड़ा सा जिसमें लोगों से डिस्कस हो जाएगा इस पे। अब जो एक क्रिटिक है उसके लिए अप्रिशिएट करने के लिए, जो वो थिएटर में अप्रिशिएट कर पाए, उसके लिए क्या क्या उसको दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कब प्रॉब्लम आती है। अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है, माना कोई लिखित टेक्स्ट नहीं है जिसको उसके पास पढ़ा ही नहीं है,
तो वो जब इवेल्युएट करेगा तो वो टेक्स्ट को तो इवेल्युएट नहीं कर पाएगा ना, ठीक कह रहा हूँ। तो अगर वो टेक्स्ट को इवेल्युएट नहीं कर पाएगा तो वो उस वहां पर नाटककार ये क्रिटिक के लिए एक समस्या पैदा होती है। दूसरा, मूक अभिनय जब है, मूक अभिनय में क्रिटिक किस तरह से उसको मूक अभिनय को किस लिहाज से देखेगा कि भाई मूक अभिनय में, क्योंकि मूक अभिनय में बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, तो वो पक्ष जो है, जो जो स्पीच वाला जो कहा वो पूरा ही गोल हो गया, तो वो वाला, ठीक है। इसका हृदय खुला होना चाहिए। और इसके बाद में अब टिप्स फॉर द एस्थेटिशियन, भाई ये लास्ट में जा रहा हूं, ये लास्ट सिर्फ इतना ही है। सब लोग मुझे फॉलो कर पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है सर किसी को? सब लोग मतलब इंटरेस्ट भी आ रहा नहीं आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट भी आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या है कि डायरेक्टर से कितनी जल्दी रिश्ता बनाना चाहिए, पहली बात। जो एस्थेटिक जो है, एस्थेटिशियन जो है, क्रिटिक जो है, उसको निर्देशक से रिश्ता बनाना चाहिए। उसकी जब उससे बातचीत होगी तो उसके समझ में आएगा वो कि डायरेक्टर क्या चाह रहा है, डायरेक्टर क्या बात सोच रहा है, उसके जहन में क्या है। दूसरी चीज, पावर स्ट्रक्चर में फंस के नहीं रहना चाहिए कि बहुत बड़े डायरेक्टर साहब है, तो मैंने कहा या कहीं पर कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जो सरकारी, कहीं पर नाटक हो रहा है या बाकी हो रहा है, हमने कहा नहीं भाई साहब बहुत बढ़िया है, यहाँ तो सरकारी पैसा आया है भाई, ये फलानी चीज है। तो पावर स्ट्रक्चर में उस जो क्रिटिक है उसको नहीं फंसना चाहिए। तीसरी चीज है कि नए डायरेक्टर्स में बहुत ज्यादा सख्त ना हो जाए कि वो आप सबसे पहला नाटक कर रहे हैं, मैंने कहा अच्छा आओ अब लिखते हैं आपके बारे में, आपकी ये कमी ये कमी ये कमी, क्योंकि नया डायरेक्टर जो है उसको थोड़ा लिबर्टी तो हमें देनी पड़ेगी, ये चीज है। उसके ड्यूटी क्या क्या बनी है? क्रिटिकल एप्रिसिएशन, कि मैंने अप्रिशिएट भी करना है और क्रिटिक तो हूं ही। क्रिटिकल एप्रिसिएशन मेरा पहला काम है। इसमें रविंद्र त्रिपाठी जी की अगर हम बात करें तो वो क्या करते थे, वो जब नाटक की रिहर्सल होती थी तो वो नाटक की रिहर्सल में भी पूरे जाते थे। तो 1 से लेके 10 दिन में, जब बताया जाता है कि 1 से लेके 10 दिन में उनको लगता था ये, मतलब जो अगर आप जाएंगे किसी नाटक की रिहर्सल में तो आपको लगेगा सब कुछ वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है, ये सब वही चीजें चल रही हैं। 11वें 12वें दिन में आपको चीजें कुछ चलती हुई, कुछ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आप एकदम से भौचक रह जाते हैं, क्या है ये, क्या हो रहा है? क्योंकि पहले जो 10 दिन तक में बिल्कुल आपको रिपीट 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 लग रहा था, फिर वहां पर क्या हो जाता है कि 11वें 12वें दिन में उस चीज में प्राण आने लगते हैं और इसके बाद में वो आपको हिट करेगी और साक्षात्कारी मोमेंट्स मिलेंगे। अब इसके बाद में जब ये है, जब आप ये 11वें 12वें दिन के बाद अगर आप नाटक की रिहर्सल में लगातार हैं तो फिर हर एक्टर को आप उसको सुन सकते हैं और सुनने के बाद में उसको इंडिविजुअली इवेल्युएट कर पाएंगे। ठीक, तो ये हमारा थिएटर एप्रिसिएशन में ये जो पहला वाला जो हमारा अध्याय था या जो चैप्टर था ये पूरा हो गया। ठीक, तो इसमें जो अगर हम सार में कहें कि थिएटर एप्रिसिएशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम थिएटर को किस लिहाज से अप्रिशिएट कर पाए। उसके पैरामीटर्स मैंने बताए, एक तो एक्टिंग है, एक म्यूजिक है, ठीक है, म्यूजिक था, लाइट था। इस लिहाज से जो जो एक्टर जो है उनके पैरामीटर्स की हमने एक्टर को किस किस कसौटी पे तोलना है। ठीक, हमने टेक्स्ट को, क्या वो जो डायरेक्टर है क्या वो टेक्स्ट के साथ में ईमानदारी कर रहा है, और टेक्स्ट को उसने कैसे विजुअलाइज कर रखा है, उसकी अपनी पोएटिक लैंग्वेज क्या है उस टेक्स्ट के लिए, उस डायरेक्टर की, ये मुझे पता होना चाहिए। और इसके बाद में मुझे खुद उस टेक्स्ट को पढ़ा हुआ मुझे होना चाहिए। कई सारे जो क्रिटिक हैं, जब उनको आप नाटक का न्योता देते हैं तो उससे पहले वो उस नाटक को पढ़ते हैं। जो अगर क्रिटिक होगा वो नाटक पढ़ेगा, अपने लिहाज से सोचेगा, विजुअलाइज करेगा, फिर देखेगा क्या ये जो नाटक हो रहा है ये वही नाटक है जो मैं पढ़ के आया। अगर मैंने नाटक पढ़ा नहीं है, मुझे टेक्स्ट नहीं पता है, तो वो जो भी वो बोलेगा मेरे लिए तो सही है। आप अरबी बोलेंगे मेरे लिए तो सब अरबी सही है, जो मुझे आता ही नहीं। तो वो चीज। दूसरी चीज, म्यूजिक में, डांस में, म्यूजिक, नृत्य, संगीत और साथ में अभिनय,
इन तीनों कसौटियों में क्या मेरा नाटक सही है? जब मैं इसको जब क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी नाटक हम करते हैं तो नाटक में जब अगर नाटक में कोई जज बनता है, मैं आपको बताऊं, जज बनता है तो क्या होता है कि अगर हम कई सारे नाटक हमारे जजिंग में पीछे रह जाते हैं, सपोज करो अगर 1.5 इंच ऊपर आप कर रहे हैं, 1.5 इंच ऊपर कर रहे हैं, सोलो नाटक है, म्यूजिक कितना लगाओगे, बहुत कम, बाकी बाकी चीजें जो पक्ष है ना, डांस है नहीं, म्यूजिक है नहीं, तो संपूर्ण नाटक कौन है? संपूर्ण नाटक वो है जिसमें इन तीन चीजों का पूरा पुट होना चाहिए। एक अभिनय, संगीत, नृत्य, डांस, तो ये तीन चीज है, इनके सपोर्ट के लिए बाकी सब चीजें हैं। लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, म्यूजिक के साथ में साउंड वगैरह जो चीजें सब जुड़ती रहेंगी, पर ये तीन चीजें जो है, ये तीन चीजें, और जो निर्देशक है उसको टेक्स्ट की, उसको कितना टेक्स्ट समझ में आया, और उसने क्या, एक जैसे पोएट की पोएटिक लैंग्वेज होती है उस तरह से क्या वो निर्देशक की अपनी कोई अपनी लैंग्वेज बनी कि नहीं बनी, और उस टेक्स्ट की मूल आत्मा को डिस्टर्ब किए बिना क्या उसकी अपनी बनी कि नहीं बनी। ये आपका थिएटर क्रिटिक की बात है। और अगर क्या है कि जो थिएटर क्रिटिक अब कौन कौन है वो मैंने नाम बता दिए, उनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। जो मैंने बताया कि आप ये वीडियो को देखेंगे 1 घंटे का, थिएटर्स इन इंडिया बाय जब्बार पटेल, ये काम की चीज है, ये काम की चीज है, ये आप देखेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है बस, कि उसमें वो थिएटर के अलग अलग रूप जो है हमारे हिंदुस्तानी, वो इन्होंने बनाए। वो काफी मेहनत से बनी थी, कई सालों की रिसर्च सोच के बाद में जब्बार पटेल ने ये फिल्म बनाई। तो ये फिल्म आपको देख के फायदा ही होगा, ये जो थिएटर्स इन इंडिया बाय जब्बार पटेल, ये देख सकते हैं आप। और इसके साथ में कभी भी अगर कोई भी नाटक देखने जाए तो नाटक को देखने में हम सिर्फ एक अभिनय के पक्ष को न देखें, उसके संगीत को देखें, उसके अभिनय को देखें, उसके साथ में जो डांस है, डांस फॉर्म। जब जब आप अगर नाटक देखेंगे, ज्यादा बड़े नाटक देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि बड़े बड़े निर्देशक जो हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ ज्यादा हमारे जो इंडियन ड्रामा है इनके कंटेक्स्ट में। इंडियन ड्रामा, अगर यूरोपियन ड्रामा के कंटेक्स्ट में करूंगा तो यूरोपियन ड्रामा में ये चीजें पूरी की पूरी वैसे नहीं होंगी। वहां पर बैले अगर है तो बैले होगा, डांस होगा, माना बैले में ही होगा डांस, बाकी ज्यादातर चीजें जो है वो रियलिस्टिक जाएंगी। रियलिस्टिक जाने के साथ में वहां पर सीधे सीधे, जैसे यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर है, बाकी और नाटक है, ऐसे चल जाएगा आधे अधूरे। पर अगर आप देखेंगे चरणदास चोर, बाकी और सारे नाटक ऐसे, तो उनमें कहीं ना कहीं पर वो म्यूजिक से लेके एक्ट से लेके ये तीनों डांस, तीनों चीजों को समावेश करेगा तो एक संपूर्ण नाटक बनेगा। ठीक है सर, तो ये हमारा पहला थिएटर क्रिटिक वाला जो था पोर्शन, ये आप लोगों को कोई क्वेरी है इसमें तो आप लोग कर सकते हैं। जो चीजें मैंने बताई हैं उन चीजों में अगर कोई डाउट लग रहा है तो इसमें ही आप बात कर सकते हैं। बताइए, मतलब हम, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है, तो प्लीज अगर कोई बहुत सॉलिड सी क्वेरी हो उसी को हम करें। जो चीज अगर सेटिस्फाई हो गई बातों से तो ठीक है। और थोड़ा सा मुझे बस ये रिएक्शन मिल जाए, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी और के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फॉलो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। तो आप लोग अगर मुझे सही सुन पा रहे हैं तो वो या समझ में आ रहा है जो मैं बातें बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मोहित सर, मैं कुछ मुझे कहना यहाँ पर चाहूंगा। अंकित जी का मैसेज दिखा है, सुमित जी। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जैसे जी आप जो भी आपको पढ़ाना है सर, आप कंटिन्यू करिए। उसमें जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आएंगी तो हम वहाँ से अपने क्वेश्चंस रेज कर लेंगे। अननेसरी अभी हम लोग कुछ पूछेंगे, आउट ऑफ द लीग भी वो जा सकते हैं टाइम सर वो। वेस्ट होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। मतलब अभी तो हमारे पास 5 मिनट तो है ही जिसको हमने हाँ, मान के रखा है, फिर 2-4 मिनट का ब्रेक कर लेंगे, वो ठीक है, वो चीज तो हम मान रहे हैं। पर यह है कि हम जो चीज, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जो बातें हैं कोई इसमें कोई ऐसी कोई चीजें नहीं थी कि जो समझ में नहीं आए, या कोई ऐसी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें हम बता रहे हैं। तो मोहित जी, मतलब लोग बात क्या फॉलो कर पा रहे हैं, बस मैं तो मेन चीज ये है। मोहित जी, जी संक्षेप में एक बात मैं ये कहना चाहूंगा
जी कि भाई देखिए, असल मैं तो पत्रकारिता से भी रहा लगभग 22 साल मैंने, दैनिक जागरण अमर उजाला। जी जी और हालांकि मेरी बीट दोषी थी, फिर भी मुझे जब कोई बड़ा नाटक, जैसे इनका था, ये क्या नाम है आपके, बहुत बड़ा ग्रुप था, अभी देहावसान हो गया उनका, अरे काशी नामा जिन्होंने किया था, किसका? अरे मिसेस पांडे क्या नाम है, अरे गांगुली गांगुली, अरे वो थी ना गांगुली मैडम, क्या अरे नाम जिनकी डेथ हुई। था, हाँ हाँ गीता नहीं गांगुली, नहीं, रूपा गांगुली, नहीं हाँ नहीं, जिनकी रूपा डेथ हुई गांगुली, अभी, रूपा 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 गांगुली। रूपा गांगुली, हाँ हाँ, एक्चुअली में वो पांडे यहीं कानपुर की थी, जी और शादी उनकी गांगुली में हुई थी। गांगुली। तो मुझे, या फिर नसीर जी का वो आया था, क्या नाम है प्ले, क्या था वो, उनका इस्मत आपा के नाम। तो जी जी मुझे जी हाँ, देखा है ना सौंपा, वो। जी जी, मुझे सौंपा जाता था कि ये है तो भाई उमेश जी आप चाहिए, आप चाहिए। तो है क्या कि वो, मुझे याद है, तो होता क्या है कि अब वो, जब तक आपको, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर उस प्ले का टेक्स्ट नहीं मालूम है। जी अरे आपको बताऊं कि कविता नागपाल जी मेरा प्ले देखने आई थी, बाजे ढिढोरा और सुकून का रंग, दिल्ली। जी तो जी उन्होंने 2 दिन पहले मुझे मैसेज किया, तो व्हाट्सएप तो उस वक्त चलता नहीं था, फोन करके मुझे कहा कि आप दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले मुझे स्क्रिप्ट उपलब्ध कराइए, मेरा कोई बंदा आएगा वो ले जाएगा आपसे स्क्रिप्ट जी आके, जी जी। क्योंकि उनके पास स्क्रिप्ट नहीं थी। नहीं, थिएटर और क्रिटिक का सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। हाँ, और दूसरी बात एक मुझे याद आती है, हमारे यहाँ एक अंजनी शुक्ला जी थे, जी बहुत तीखा लिखते थे, लेकिन वही है कि वो क्रिटिकल, आपने कहा ना वो, क्रिटिक एनालिसिस नहीं, क्रिटिक एप्रिसिएशन, तो वो क्रिटिकल बहुत एप्रिसिएशन। लिखते थे कि इसमें ये गड़बड़ था, इसमें ये गड़बड़ था, और एक्टिंग फला फला की ओवर एक्ट था, हाँ और उसने अपनी वो नहीं किया, और बहुत तीखा तीखा लिखने के बाद आखिर में लिखते थे, लेकिन कुल मिलाकर प्रयास सराहनीय रहा। जी जी तो आदमी को सारा उसमें बैलेंस कर देते थे लास्ट में। तो हम कहते भी थे कि सर शुक्ला जी आप तो मतलब पहले पूरी धो देते हैं और उसके बाद में कहते हैं प्रयास जी सराहनीय था। सराहनीय था तो जी। भाई कहने का अप्रिशिएट तो करना ही है लास्ट में, और जो हाँ, गलतियां उसको अगर नहीं बताएंगे तो आप सुधारेंगे कैसे। तो कैसे सुधारेंगे ना, बस 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 बस। यही है बस। और और सराहना, किसी, और सबसे बड़ी बात है रसिक बनना ना उसके लिए, जी जी उस जी आर्ट के लिए। मैं फोटोग्राफ देखता हूँ माना, या आप फोटोग्राफ देखें, आपको फोटोग्राफ में कुछ अच्छा लगे, और हाँ मैं कुछ नाटक देखूं, नाटक में अच्छा लगे, फिल्म में अच्छा लगे, हाँ तो वो एक इंटरेस्ट जो है वो तभी आएगा जब आप में एस्थेटिक सेंस होगा। हाँ आप राइट सब जी, लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ बैठने के पीछे कारण ही है कि हाँ आप में कहीं एस्थेटिक सेंस होगा, तभी तो आप अपना टाइम बस बर्बाद करने को बस आए। बस 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 बस। नहीं तो जी, दो 2 घंटे के लिए आप कहते हैं मैं कहीं और घूम सही लेता बात हूँ। है, सही बात है। सुरेश जी कहते हैं माल रोड घूम के आता हूँ, हाँ या कोई हाँ, और कहीं जा रहे होते। तो अगर अगर एस्थेटिक सेंस है तभी आदमी ये चीजें करता है। तो बाकी सब लोग जितने हैं उनको ठीक लगा, जितने लोग और दिख रहे हैं हमारे, राई जी कुछ सैनिल बोलिए जी भाई। ठीक लगा, कविता जी दीपक ठीक राय, लगा। दीपक राय जी बोलिए, माइक ऑन करके, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन। नमस्कार सर। जी वाकई में मतलब काफी जानकारी जैसे आप दे रहे हैं और अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। जी जी तो आपका प्रयास बिल्कुल सार्थक है सर, यही कहूंगा मोहित सर से मैं कि चलिए आप जो जितना भी समझा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा है हम लोगों को। चलिए चलिए, ठीक है, तो मतलब फॉलो हो रहा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मतलब दिमाग को लगे कि नहीं यार है। जी कुछ टेक्निकल है या हाँ, ऐसी भी है, मतलब लेकिन मैं इसको ऐसा ही लेक्चर नहीं बनाना चाह रहा हूँ कि वन साइडेड है लेक्चर है, बस मैं बताया जा रहा हूँ। मेरा ये मकसद है कि जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग उतना ही ग्रेस भी कर पाए, क्योंकि जरूर ये नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है कि आप नोट कर पाए, क्योंकि ये सब बिल्कुल चीजें तो ठीक बहुत बात है टफ सर, हो जाएंगी। बिल्कुल पर ठीक ये है बात कि है। मैं चाहूंगा कि पूरे कोर्स में आपको ओवरव्यू पूरा मिल जाए। जी तो जी डॉक्टर जी। साहब ऐसा करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर जो है फिर हम शुरू कर देते हैं 2 मिनट बाद। क्यों डॉक्टर साहब? हेलो, क्या आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ हाँ, नहीं सही है। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लें हम? हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए। बस 2 मिनट का। राई जी तो कहाँ चले गए? अच्छा राई जी जी, जी जी सुन मैं रहा ये हूँ। कह रहा था जी कि आपकी मुलाकात इनसे हुई होगी जब हम लोग नैनीताल गए थे 2019 में, याद है ना? हाँ, याद आ रहा, याद आया। वहीं पे हमारी राजेश जब जी इन लोगों से मुलाकात हुई। संबोधन ले गए थे हम लोग और वो गया था 3 नाटक थे, 3 नाटक गए थे एक साथ। जी जांच पड़ताल और जी जी जी। वही असल में
अभी चर्चा हुई जब कि जूम परचेज किया है, जी उसकी हो सकता हो जाए 1-10 दिन की, तो ही हमने कहा कि चलो भाई अच्छी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, आप घर बैठे ठीक बात उस है। चीज़ का एक रसवादन कर सकते हैं, तो मुझे लगा एक अच्छा वो है। नहीं, नहीं, ये देखिए ये फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी चालू हो गई हैं कि अब एक साथ सब जगह के लोग मिल जाते हैं और पूरी जानकारियाँ मिल जाती हैं कि जैसे वाक़ई में हम लोग क्लास में बैठे हों उस समय। तो अच्छा लग रहा है और एन्जॉय भी कर रहे हैं और सीखने को भी मिल रहा है। हालाँकि सर एक बात मुझे थोड़ा-सा कष्ट होता है, जी। बाकी सारे साथी भी सुन रहे होंगे और सही अच्छा मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कि देखिए हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं, नैनीताल से जुड़े हैं, हुँ। लखनऊ से हैं, बरेली से हैं। अब मैंने देखिए ग्रुप में भी डाला था, अपने उसमें ग्रुप में भी, अनुभूति वाले में भी डाला, कई ग्रुप में डाला। लेकिन ये कि वो जिज्ञासा आदमी की खत्म हो गई, मतलब आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे हमने सब कुछ सीख लिया है, अब हमें सीखने की कोई आवश्यकता है, हम मास्टर हो मास्टरों के बारे में कुछ कहना बेकार है सर। हाँ, अब आप देखिए कि अभी जो देश आज परमहंस हो चुके हैं। हम लोग अलवर पे करने गए थे जी, जी। 26 तारीख को जाँच पड़ताल, हुँ। तो देशराज मीना जी ने एक बड़ी मार्मिक पोस्ट डाली है फेसबुक पे और ग्रुप पे, कि बताइए वो जो ऑडिटोरियम, तोलानी ऑडिटोरियम एचएमटी, जहाँ हम लोगों ने देखा था कि वो सामने वाला एक हॉल बहुत अच्छा सा बना हुआ था। जी, जी, जी। उस बिज़नेसमैन ने बताइए ₹1000 महीने पे वो ऑडिटोरियम मतलब प्रोवाइड किया है, और उन्होंने वही कहा कि बताइए अगर इसमें साल में मतलब महीने में 4-5 नाटक ना हो, तो वो कह रहे हैं कि हम इसको बंद कर देंगे। हुँ, हुँ, हुँ। और बताइए ₹1000 में ऑडिटोरियम, मोहित जी आप भी समझ रहे होंगे, जी, जी। ₹1000 में ऑडिटोरियम, अलवर में एक ऐसी एक ऑडिटोरियम है, जो ₹1000 में मिलता है। मतलब मेरे जी, ख्याल से हिंदुस्तान में पूरे इतना कोई अच्छा ऑडिटोरियम नहीं होता, है हुँ। ना? और ₹1000 में ऑडिटोरियम मिलता है, और ₹1000 में आपको समझिए कि लगभग 20 लोगों को रुकने की व्यवस्था अरे वाह! डॉर्मेट, तो ₹2000 में इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है, और उसके बाद भी तो उन्होंने बड़ी कोफ्त ज़ाहिर की, और ख़ास तौर से की अलवर के लोगों के लिए, कि अलवर में हुँ। इतनी संस्थाएँ हैं, इतने नाट्यकर्मी हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी अभी तक नाटक करने की पहल की, जबकि बाहर-बाहर से लोग आ रहे हैं। तो थिएटर में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तो ये ड्रॉबैक है कि हम एक-दूसरे का कोऑपरेशन सहयोग नहीं करते। हमें एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए। भई जब हम बिल्कुल आपका सही बात सहयोग है। करेंगे, तो आप हमारा सहयोग करेंगे। क्योंकि नाटककार जो है ना वो एक ऐसी बिरादरी है और दूसरा जितने भी हमारे क्रिएटिव आर्ट से जुड़े हुए, जी, जी। तो ये मानिए कि वो एक तो बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। हाँ, नाटककार जो है वो तो मानिए कि बहुत कम, जितने एक छोटे शहर में भी अगर मानना 4 टीम भी हैं तो अलग-अलग ही दिखेंगे। हाँ। तो वो एक पूरे मतलब हर जगह का ये मैं इसमें छोटी-सी बात एक और कोट करना चाहूँगा। हमारे गुरुजी परसों उन्होंने ऐड देखा जी, ये वर्कशॉप का। प्रोफ़ेसर मुज़म्मिल वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे पहले, फिर वो जी, बरेली यूनिवर्सिटी के रोहिलखंड के वाइस चांसलर रहे, फिर आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। तो वो उनसे बात हुई तो वो चूँकि लंदन में बहुत साल रहे हैं, जी, तो वो बता रहे थे कि जो नाटक का टिकट होता था लंदन में, तो हुँ, वो उसकी कीमत फ़िल्म के टिकट से करीबन-करीबन 4-6 गुना तो होती ही होती। बाप रे और बाप! वहाँ भीड़ होती थी, यहाँ कोई बहुत इक्का-दुक्के। वहाँ सोचिए इतनी बड़ी फ़िल्म बन रही है, उनमें बहुत कम और वहाँ पे उतने लोग जाते थे। मतलब वो प्रैक्टिकली क्योंकि हम वो आदमी ऐसे हैं जो कि वहीं लंदन में उनके प्रोजेक्ट बहुत चले, बहुत सालों चले। सर अब मोहित सर मैं डिस्टर्ब करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे सर हम लोग क्या है ना कि हम लोग आर्ट पे कम और दूसरे इश्यूज हमारे सामने बस, बहुत है। बस यही है। मीडिया देखो, आप टीवी देखो, इतना मैच्योर मीडिया है इंडिया का, मतलब जरा जरा सी बातों को कहाँ से कहाँ पॉलिटिकल और मुद्दे, ये मैं कोई मुद्दे नहीं, मतलब नहीं है ना। मतलब उसी को चला रहा, उसी की चर्निंग हो रही है और हमारा दिमाग उसी में लगा हुआ है। पर जनता वहां से भटकना ही नहीं चाहती, वो अपने नहीं उस भटकने देते। इन मुद्दे पे आना ही नहीं चाहती। अगर मैं बिल्कुल किसी से सही बात कहता हूँ ना कि मैं थिएटर करता हूँ, तो आदमी पहले 2 मिनट देखेगा मुझे। है। ये चीज है, जो आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है ना अंदर, इंसान के अंदर का, वो थोड़ा सा, मतलब वो एक अलग अलग चीज होती है। आर्टिस्ट हर इंसान के साथ, हर प्रोफेशन के साथ नहीं होता है, जी, औरों से अलग होता है। वो आज जो माहौल है, जो जिस तरीके के हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहां पे वो एडजस्ट नहीं होता है। बताना गुनाह हो जाता है कि यार मैं थिएटर करता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये एक अजीब यहाँ सा एक पर सर माइंड सेट है।
यहाँ पर ये है कि अगर कोई पूछे भाई क्या करते हो, अगर उससे कह दो मैं लिखता हूँ या मैं थिएटर करता हूँ, नहीं बोले वो तो ठीक है, करते क्या हो ये बताओ। हाँ करते क्या हो। नहीं उसको लगता है कि ये चिड़ियाघर से आया है। सर मेरे तो साथ में बड़े सवाल आते हैं, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो मेरे कई और लोग भी पूछते हैं, बोले भाई रिटायरमेंट ले लिया, अब क्या कर रहे हो? हमने कुछ नहीं, थोड़ा शौक पूरा करते हैं, लिखते हैं और थिएटर वगैरह करते हैं। तो बोले नहीं क्या वही करते हो और कुछ नहीं कर रहे हो? हमने कहा यार 25 साल नौकरी कर ली, जो कमाना था कमा लिया, अब हम अपने शौक पूरे कर रहे हैं। तो वो बड़ा उसमें देखते हैं, अच्छा तो आप हलवे हो गए। तो उस तरह से यहाँ पर देखा जाता है आर्टिस्ट को, चाहे वो राइटर हो या थिएटर का आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, या बिल्कुल तो फिर सही। बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गया हो कि हाँ खूब नाम और मतलब कमा लिया हो। चलिए अब तो हम इज्जत है इस पे अदरवाइज जो इस कोशिश पे कर थोड़ा रहे हो उनकी। आगे बात करते हैं। अब हाँ आगे नाट्य शुरू शास्त्र कर। पे हम आते हैं जी दूसरे जी। चैप्टर। हाँ ठीक है सर, ये बातें भी हमारी चलती रहेंगी क्योंकि यही बिल्कुल रोचक सर, भी बनाएंगी पूरे सेशन को ना। बिल्कुल सर। पर एक नाट्य शास्त्र में हम बात करते हैं। मैं भी सौभाग्यशाली रहा कि दो दो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट नाट्य शास्त्र में जो लेक्चर देते हैं उन गुरुओं से थोड़ा बहुत कुछ चीजें जो मुझे मिली और मैंने नोट भी कर ली वो फॉर्चुनेटली। तो नाट्य शास्त्र में तो मैं उन चीजों को, हम इस पे नहीं जाएंगे कि हर चैप्टर में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, पर नाट्य शास्त्र क्या है और उसका रेलेवेंस क्या है वो सब बातों में करते हैं। नाटक क्या है, नाट्य क्या है, किसी के भावों को दर्शकों तक ले जाना, ये नाट्य है। किसी भावों को यानी कि लेखक के भावों को हम दर्शक तक ले गए, दैट इज नाट्य। नाट्य वही है। अब क्या नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र के बारे में हम थोड़ा सा बस बोलते हैं। 2500 साल पहले, 2000 साल पहले भरत मुनि द्वारा लिखा गया। 400 सालों तक संशोधन हुआ उसका, एडिशन ऑल्टरेशन होते रहे, ये एक पूरा ग्रंथ बन के आया। इसको हम नाट्य शास्त्र। नट का मतलब क्या है? नट का मतलब क्या है बताइए किसी को। नट कौन है? नट का मतलब क्या है? जो नाटक करता है। जो एक्टर है वो नट है। और नाट्य क्या है? नाट्य इज ड्रामा। ड्रामा को हमने नाट्य कहा, ये तो है ही। अब अलग अलग शैलियां हैं, जैसे कि वेस्टर्न है, उसमें ओपेरा है, बैले है, गाने का और डांस का। तो इसमें क्या है कि किन किन कलाओं का समावेश है नाटक में, जो मैंने पहले ही बताया आपको। संवाद, नृत्य और संगीत, डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग, इन तीनों से एक संपूर्ण नाट्य बनता है। अब नाट्य शास्त्र में 37 चैप्टर हैं जो एक्टिंग, डांस और म्यूजिक से रिलेटेड है। मतलब वो पूरा शास्त्र है शुरुआत से लेके आखिर तक। ऐसी कोई भी कला नहीं है जो कि नाट्य शास्त्र में ना हो, ये तो पहली चीज। अब मैं इसकी हिस्ट्री में भी जाऊंगा कि ये नाट्य शास्त्र जो है ये वाकई क्या है, किसने बनाया, ये सब, मतलब ये बातें तो मैं पहले ये कर दे रहा हूँ, टेक्स्ट की बातें। फिर मैं अपनी व्याख्या करूंगा, अपनी व्याख्या में आप सब लोग भी सम्मिलित होंगे। ठीक, अब क्या है, यहां पर आए थे। नट मीन्स एक्टर, ये तो आपसे बात होगी। नटराज कौन है? नटराज किनको कहते हैं? शिव जी। भोले बाबा। जी सर, भगवान शिव को। शिव जी। तो शिव जी नटराज है। नट मतलब एक्टर, नटराज कौन है? शिव जी। तो नट जो है वो रंगमंच पर सृष्टि करता है। नट की विद्या ही नाट्य है। जो नट की विद्या जो है वो नाट्य। ये सारा मैं नाट्य शास्त्र की ही बातें कर रहा हूं। इस विधा को सही दिशा में ले जाने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ नियम हैं जो कि क्या करना चाहिए या हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक,
नाट्य प्लस शास्त्र इक्वल टू नाट्य शास्त्र। वैसे इसमें तो होने को तो संस्कृत में भी लिखा है शास्त्र शास्त्रम इति शास्त्रोपायम। तो ये जो है हम नाट्य प्लस शास्त्र इक्वल टू नाट्य शास्त्र, इस विधा को नाट्य कहेंगे। विद्या से जो ज्ञान मिलता है उसे शास्त्र कहते हैं। इस विधा को जो हम नाटक की जो विधा जो है इसको क्या कहेंगे, नाट्य कहा हमने। और जो इस विधा से जो तुम्हें ज्ञान मिलेगा वो क्या है, वो शास्त्र है। अब नाट्यवेद, नाट्यवेद क्या है, इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसे वेद की रचना करो जिसमें देखने को मिले, सुनने का मजा दोनों एक साथ हो। तो प्राचीन काल में ही नाट्य शास्त्र की रचना हुई। अब मैं उसका नाट्य शास्त्र को पूरे, ये अभी तो मैं इसको थ्योरी जा रहा हूँ, मैं ये कहूंगा फिर उसके बाद बताऊंगा कि नाट्य शास्त्र वाकई लिखा किसने, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब इसके बाद, पहले टेक्स्ट आ जाए। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा सबको सुलभ नहीं थी। वेदों के साथ सीन एक्ट सबको नहीं मिल पाता था उस जमाने में, ठीक है। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर पांचवा वेद बनाया। तो ये तो मान्यताएं हैं सारी की सारी। अब हम आ जाते हैं इस कला के प्रदर्शन के बाद ही ये शास्त्र कहा गया। क्या कह रहे हैं कि पहले ये कला बनी, कला के बाद ये शास्त्र बना। नाट्य शास्त्र जो है पहले कला बनी, पहले नाटक बना, नाटक के बाद में इस वेद की रचना हुई। नाट्य परंपरा लगभग जैसे मैंने आपको बताया 2500 साल पुरानी है। यानी नाट्य शास्त्र जो है 2500 साल पुराना है और उससे पहले से ये नाट्य कला चली आ रही है। और नाट्य शास्त्र जो है उसको वेद सम्मत सम्मान देने के लिए इसको पांचवा वेद की उपाधि दी गई। सम्मान दिलाने के लिए हमने कहा कि इसको ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की है। अब एक बात, जब अच्छाई और बुराई के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि वो तो जब हमारे फिल्म एप्रिसिएशन के जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो पहले वाले जो फिल्म वाले कोर्स में थे, तो वो सब जानते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तभी कहानी बनती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब अच्छाई और बुराई में जब कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ तभी से नाटक शुरू हुआ है। अब ड्रामा जो है कॉन्फ्लिक्ट से बनता है, त्रेता युग से ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, ये तो आप समझ ही रहे। त्रेता युग में अब ड्रामा बना, अच्छे लोग कुछ होते थे, कुछ बुरे लोग होते थे, तो ये नाटक बना है। नाटक को क्या कहते हैं हम, प्ले करते हैं। नाटक को करते नहीं, इसको नाटक को प्ले करा जाता है। और क्रीडनीय का यानी कि उससे आनंद होना चाहिए, हमें नाटक करके हमें आनंद होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्ले बताते हैं, आंखों से जिसे देखा जा सके, जिसे कानों से सुना जा सके और वो इंटरटेनिंग हो, क्रीड़ानियक होना चाहिए वो, यानी कि हमें उसको देखने में, उसको सुनने में आनंद आना चाहिए। अब आ जाता हूं मैं इसमें थोड़ा सा, अब अपने जो मंतव्य है वो बताऊं। जो क्या कहा गया, अब नाट्य शास्त्र पे ये कहा गया है कि इसकी रचना किसने की, ब्रह्मा जी ने की, भरत मुनि ने की, ठीक है। कब की, 2500 साल पहले की, ठीक। आप जितने भी लोग हैं, अब अपना अपना मंतव्य, आप किसी का अगर है इस बारे में इंटरेस्ट तो आप बताइए, नाट्य शास्त्र के बारे में क्या सुना है, किसने लिखा नाट्य शास्त्र, क्यों लिखा, कुछ ऐसा, ज्यादा कोई डिटेल की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा किसी बताइए अपना इनपुट। अरे मोहित जी, जी अभी तक जैसे मैंने सुना और पढ़ा है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की ब्रह्मा जी 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 के जी कहने पर। जी 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 बिल्कुल। मतलब इंद्र ने आग्रह किया था, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब इंद्र थोड़ा शौकीन थे नाच गाने इन सब चीजों जी के। जी जी तो उन्होंने कहा कि भाई कला सारी चीजें हो गई लेकिन कलाएं कैसे हों। लाइन नहीं है। तो हाँ फिर ये हुआ कि भरत मुनि ने चारों वेदों की उत्तम ऋचाओं को लेकर हाँ बिल्कुल और सही, वो फिर जो है नाट्यशास्त्र की रचना की। बिल्कुल सही है। यही ऐसा मतलब हम लोगों ने ये सुना। भरत मुनि कौन थे पर, हाँ ये भरत मुनि, भरत हाँ मुनि कौन थे? ये
भरत मुनि, हाँ ये थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। है ना। ये भरत मुनि कौन थे, भरत मुनि को कौन जानता है, ये भरत मुनि क्या, मतलब इसका मैं, क्योंकि क्या है कि मैं भी फॉर्चुनेट रहा कि कुछ ऐसे गुरुओं से जब सेशन हुए तो कई जिज्ञासाएं भी थी हमारी भी और पार्टिसिपेंट्स की, तो वो थोड़ा शांत हुई, तो उससे जो रिजल्ट जो मुझ तक जो पहुंचा वो मैं बता सकता हूँ। उनके लिहाज से महेश चंपकलाल जी थे और दूसरे ये अपने भरत गुप्त जी, ये दोनों एनएसडी की फैकल्टी, मतलब एनएसडी में ये इसके नाट्य शास्त्री यही पढ़ाते और हिंदुस्तान के टॉप नाम है। इन्होंने, इनका जो कहना जो था कि ये कोई एक टेक्स्ट है, कोई एक शास्त्र है। अब शास्त्र को मैंने वेद संवत सम्मान दिलाना था, तो मुझे ये कहना पड़ा कि इसकी ब्रह्मा जी ने इसका आदेश दिया और भरत मुनि ने इसकी रचना की। जबकि बात क्या कही मैंने कि 400 सालों तक इसमें एडिशन ऑल्टरेशन होते रहे। तो हुआ क्या है, हुआ जो है वो है क्या कि किसी शुरुआत हुई 2500 साल पहले, किसी ने, वो कोई भी हो सकते हैं जिनको हम भरत मुनि मान रहे हैं, भरत मुनि हम मान रहे हैं कि भरत मुनि फलाना वॉज वन फेलो, वन पर्सन, पर भरत मुनि जो है, भरत मुनि पूरी की पूरी एक ऊपर से लेके नीचे तक की पूरी एक डायनेस्टी भी नहीं कहेंगे उससे, पूरी की पूरी एक परंपरा है। तो शुरुआत हुई कहीं पर नाट्यशास्त्र लिखने की, तो नाट्यशास्त्र में क्या हुआ कि हमने जो जो और वेद थे, चारों वेदों के अलग अलग पुट लिए, कुछ बहुत होशियार बहुत इंटेलिजेंट किस्म के लोग होंगे, उन्होंने वो पुट लिए, लेने के बाद में नाट्यशास्त्र की रचना करी और 400 साल तक उसमें एडिशन ऑल्टरेशन होते रहा, जैसे हमारे संविधान में होता है। इसी तरह से एडिशन ऑल्टरेशन हो करके हमारे पास में संविधान जिस पोजीशन में है आज वो पहुंचा। तो इसी तरह से नाट्यशास्त्र में भी ये होते रहा, पर अब हमने क्या था कि अब लोगों तक हमने ये कहना था कि भाई ये जो है ये बहुत ज्यादा पायस चीज है, बड़ी पवित्र चीज है, बड़ी और उसका सम्मान कब करेगा, उसका सम्मान तभी होगा जब उसको वेद सम्मत हमने सम्मान दे दिया कि हमने कहा भाई पांचवा वेद ये है, और लिखा इनको भरत मुनि ने। भरत मुनि का बाकी बाकी जो वो है कि भरत मुनि हमने ये नाम रख दिया, जैसे भारत नाम जो है हमारा भारत देश है, तो भारत हमने भरत मुनि नाम रखा, और भरत मतलब ये बातें चाहे मतलब उस लिहाज से देखिए तो ये बिल्कुल एकदम कंप्लीटली उसके एकदम विरोध में बातें हो गई, या एकदम बिल्कुल उल्टी ही बात हो गई, पर जो समझ में जो आता है, और वाकई ये बिल्कुल ये है भी सही कि उस चीज की वैल्यू करानी थी, तो हमने कहा भरत मुनि ने करा, भरत मुनि को आदेश दिया इन्होंने ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करी कि इन्होंने इंद्रदेव ने करी कि भाई मुझे ये चाहिए ऐसा, तो ये, और भरत मुनि ने सबसे पहले करा क्या, जो जो इसमें जो है नाट्यशास्त्र में, कि अपने 100 पुत्रों के साथ में उसे खेला, नाटक खेलना। और उससे पहले क्या था कि मैं आगे आगे भी पढ़ूंगा, पर वो मतलब मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ फिलहाल जो चीजें हैं जो मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, कि उसमें क्या था कि पहले ये कहा गया कि इसकी कंडीशन क्या क्या है, कौन इसको कर सकता है नाट्यशास्त्र, या ऐसा होना चाहिए होना चाहिए, अभी मैं कंडीशन बताऊंगा। तो वो कंडीशन में देवता फुलफिल नहीं करते, देवता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवता इन सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, कौन करेगा। तो तब अब वो इतना कठिन चीज थी कि भरत मुनि के 100 पुत्रों कहा गया, जबकि अगर सही मायने में देखा जाए तो भरत मुनि के जो स्टूडेंट्स होंगे, या जो वो जो पूरा का पूरा वो होगा ना, सेक्ट होगा, तो वो जो सेक्ट जो है वो उसके जो सेक्ट के लोगों ने पहला नाटक तब किया हो। और ये मैं इसीलिए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग से चीज थी कि भरत मुनि ने लिख दिया, भरत मुनि कौन, और ये बड़े से बड़े किसी से भी कहेंगे तो आप वही कहेगा भरत मुनि ने लिख दिया, भरत मुनि ने साहब ये 2500 साल पहले लिख दिया, इसमें 37 अध्याय हैं, ये है वो है, ये सब बातें कहती। पर आप ये देखिए कि 400 साल तक कोई आदमी जीवित रहा है, 400 साल तक कोई जीवित नहीं रहा, तो वो जो एडिशन ऑल्ट्रेशन हुए वो सारे के सारे ये होते गए, इसमें कोई डाउट है। अब आता हूं,
अब जो नाटक है, नाटक की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, जिस नाटक की कैरेक्टरिस्टिक जो कि नाट्य शास्त्र में बताई गई, ये सारा नाट्य शास्त्र चल रहा है, जिसको आंखों से देखा जा सके, कानों से सुना जा सके और इंटरटेनिंग हो। क्रीड़ानियक, क्रीड़ानियक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एंटरटेनिंग है। क्रीड़ानियक, भरत मुनि ने कहा इसको विजुअल ऑडियो पोएट्री के रूप में इसे कहा है। नाट्य शास्त्र के लिए किसको चुना गया है? कवि और नाटककार। कवि और नाटककार जो है वो इसको लिख करके परफॉर्मेंस तक को ले जाएगा। अब जो जो मैंने पहले भी बताया था, प्ले या ड्रामा क्या है? आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ डांस एंड आर्ट ऑफ म्यूजिक। ये तीनों चीजें हैं जो आपको अभी भी बता दी थी मैंने। अब यहां पर देखिए, अब ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का स्मरण किया, जो यहाँ पर जो बताया गया है। हम अगर उसके वैसे जो बातें जो किंवदंती हैं हम उसी को लेके चल देते हैं अगर, और फैक्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, उद्भव कैसे हुआ। पर ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का स्मरण किया जो कहा जाता है, और उसमें से अलग अलग पुट्स लिए गए। उन्होंने स्मरण किया कि नहीं किया ये हमारे टॉपिक में नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या किस किस वेद से क्या क्या चीजें निकली। ऋग्वेद में संवाद निकले, ऋग्वेद से संवाद निकले। यम यमी का संवाद है, अगस्त मुनि संवाद। इस तरह से इंद्र जो है मदिरा पान करने के बाद में संवाद करते हैं कि मैं इस पृथ्वी को यहां रखूं कि यहां रखूं। तो ये सारे संवाद, इंद्र जी जो जब मदिरा पान के बाद में संवाद करते हैं कि मैं इस पृथ्वी को यहां रख दूं या यहां रख दूं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये किससे आई? ऋग्वेद से। सामवेद में क्या था? गायन था। सामवेद में गायन है। यजुर्वेद में अभिनय है, बॉडी मूवमेंट्स, किस लिहाज से मेरी बॉडी के मूवमेंट्स होने, कहाँ कैसे होने। और अथर्ववेद में आनंद लेना है, क्रीड़ानियक, जो मैंने पहले भी कहा। चेरिश करना है, उसे एंजॉय करना है कि भाई ये। और जो पहले जो मैंने कहा था, क्रिटिक का काम क्या है? कि उसको एंजॉय करे, रसिक बने उसका। अब प्ले जो है, नाटक, ये सारी की सारी चीजें जो है अभी ये नाट्य शास्त्र की ही बातें जा रही हैं। बैलेंस ऑफ म्यूजिक, डांस एंड एक्ट, ये पहले भी बता दिया है। उत्तर भारत के जो नाटक जो हैं वो संगीत प्रधान है, और दक्षिण भारत के जो नाटक हैं वो नृत्य प्रधान है, डांस ओरिएंटेड। वर्ल्ड ड्रामा जो है, वेस्टर्न वाला जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड है। हमारे हिंदुस्तानी जो ड्रामा जो मतलब थोड़ा थोड़ा बीच में और भी आ जाएगा, हिंदुस्तानी जो नाटक जो है वो क्या है? रस ओरिएंटेड। मोहित जी, जी एक बार जरा रिपीट होता जी, ऋग्वेद से संवाद और जी क्या? ऋग्वेद से सामवेद से ऋग्वेद में संवाद, हाँ सामवेद में गायन, गायन, हाँ यजुर्वेद से एक्टिंग, हाँ अथर्ववेद से आनंद लेना, आनंद से, ठीक, चेरिश करना उसे उसे मुझे आनंद आए। हाँ और ये हो गया। इसके बाद में नाटक को, सर सॉरी टू इंटरप्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग ड्रामा का क्या मतलब होता है? जैसे आपने कहा वेस्टर्न में, वेस्टर्न वेस्टर्न में कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड, जो मैं कहानी बता रहा था ना, कभी भी क्या होगा कि मेरा एक प्रोटोगनिस्ट होगा। प्रोटोगनिस्ट मतलब कि जब फिल्म में अगर हीरो होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है जो विलन होता है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक कहानी बनेगी। तो यूरोपियन स्टाइल जो है, यूरोपियन स्टाइल में जो कॉन्फ्लिक्ट, मैं कहीं पर भी, वैसे हम कभी भी कहानी लिखते हैं, जो अभी फिल्म की जब बात करेंगे तो उसमें जब एक कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी मेरी कहानी पैदा होगी। मेरी कहानी आप देखेंगे तभी जब कि मैं कॉन्फ्लिक्ट उसमें कहानी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करूंगा, कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट, और वो सब चीजें तो खैर फिल्म की बाद में करेंगे। पर ये वेस्टर्न ड्रामा जो है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड, कि उसमें उसमें कॉन्फ्लिक्ट जब आएगा तभी वो आनंद आएगा। तो वो सारा का सारा जो वेस्टर्न ड्रामा है, आप देख लीजिए, शेक्सपियर के पूरे नाटक देख लीजिए क्या है, सारे कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड है। सर एक बार वो ऋग्वेद में संवाद और सामवेद से गायन, गायन, यजुर्वेद में अभिनय,
यजुर्वेद में अभिनय, अथर्ववेद आनंद लेना। यजुर्वेद आनंद लेना, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसे हमने कहा कि वो ड्रिंक करने के बाद इंद्रदेव, हाँ 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 तो ये मतलब यानी कि ड्रिंक करने के बाद इंद्र भी जो है इस तरह की कुछ हाँ हाँ करते थे। बिल्कुल। अरे ये जो मैं बात जो बता रहा हूँ, ये पूरी तरह से मतलब ये कॉन्टेक्स्ट में है और ये टेक्स्ट में है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से आ गई। हाँ, ये जो है क्योंकि हमें भी बड़ा जब हमने सुना तो हमें भी बड़ा आनंद सा आया कि ऐसा, नहीं, सही बात है, सही बात है। पर वाकई ये है। हाँ। और वो सुरापान करते भी थे, उनके तो नृत्य वस्त्र। खुरापात करते ही थे हाँ हाँ इंद्रदेव, है ना। तो हाँ। अब भरत मुनि जो है, वैसे अगर उस लिहाज से देखिए तो वो सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने धर्म और वर्ण के आधार पर भेद नहीं किया, है ना। अब जैसे संगीत के लिए कांसेन होना जरूरी है, और नाटक को आनंद लेने के लिए आपको सहृदय होना जरूरी है। मुझे ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, तभी मैं नाटक का आनंद ले पाऊंगा, जो हम पहले वाले में भी कह चुके हैं, जो पहले चैप्टर में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भावानुकीर्तन, कि कौन इस रस का आनंद के लिए है, कौन इस रस का आनंद ले सकता है। कवि अनुकीर्तन करता है, क्रिएट करता है, अनुकीर्तन करता है, और एक्टर जो है वो अनुकरण करता है, इमिटेट करता है उस चीज को, जो चीज उसने कवि ने कहा है उसको इमिटेट करता है, जो वो क्या करता है, अनुकरण करता है। और अनुकरण के लिए उसका जो माध्यम है वो क्या है, वॉइस, बॉडी मूवमेंट, मेरा मन, मेरी चेतना, इनसे मैं। अब है एक्टिंग के लिहाज से, मैं छोटा सा कह दूंगा इसी के, मतलब ये जो मैं नाट्य शास्त्र बता रहा हूँ इसी में है। विजुअलाइज अ कैरेक्टर करता है, अनुदर्शन करता है। अनुदर्शन मतलब विजुअलाइजिंग अ कैरेक्टर। मैं अगर एक्टर हूं तो मैं विजुअलाइज अ कैरेक्टर करता हूं, अनुदर्शन करता हूं। अनुभावन कौन करता है, दर्शक करता है। नाट्य वेद तैयार हो गया, और इसका प्रयोग कौन कौन करे वो हम इसके बाद आ जाते हैं। अब है इसमें डिस्टिंक्ट चीजें क्या क्या है नाटक में। यूनिकनेस ऑफ आर्ट, यूनिकनेस एट द लेवल ऑफ टेक्निक, कि ज्ञान नॉलेज से जो रेस किया जा सके। थिएटर लाइफ नहीं है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि असल में लाइफ हमारी दूसरी है, और ये थिएटर जो है ये पैरेलल में चल रहा है। ऐसा नहीं कि कई बार ये भी हो जाता है कि हम थिएटर को ही जीवन समझ बैठे। ये सब चीजें आपको इसमें मिलेंगी। अब जो कुछ दुनिया में चल रहा है, घटित हो रहा है, वही सीधे सीधे हम नाटक में दिखा दें, ये जरूरी नहीं है, और ये ठीक भी नहीं। इट इज अ रिक्रिएशन ऑफ अ वर्ल्ड, नॉट द रियल वर्ल्ड। ये दुनिया का रिक्रिएशन है, जो दुनिया है उसको ही रिक्रिएट करना है हमने, जो जो चीजें चल रही हैं। पर जो चीज जैसी चल रही है उसको एग्जैक्ट रिक्रिएशन करना ये जरूरी नहीं है। किसी भी नाटक है उसका स्टार्ट, मिडिल और एंड होगा, ये तो आपको कहानी का भी पता है। अब मैं फिर आ जाता हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं दो अलग अलग इसमें जो व्याख्याता रहे हैं बड़े, मैं उन दोनों के जो बातें जो हैं उनको मिला के कर रहा हूँ। कुछ बातें इनकी कही, फिर इनकी कही, और वो टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूँ। नहीं तो फिर ये होगा कि इस बात की पूरी इनकी खत्म हो गई, फिर इनकी खत्म हो गई, तो वो आगे जाने के बाद पांचवी पढ़ने के बाद फिर एक में पढ़ना आ जाएगा। तो इसलिए मैं अब जो हमने जो कहा, क्या कहा था, भरत मुनि इन्यूमरेट्स द क्वालिटीज, कि क्वालिटी कौन कौन इस नाटक को कर सकता है, कौन इस नाटक को कर सकता है। ऐसा देव जो कुशल हो, ऐसा देवता जो कौशल्य के साथ में हो, जिसमें कुशलता हो, स्किल्ड, टेक्निकली साउंड हो, जो थॉरो नॉलेज हो, जो विद्वत जन हो, विद्वत होना चाहिए। प्रगल हो, प्रगल मतलब जिसको कि हेजिटेशन ना हो अपनी बात को कहने में, प्रगल होना चाहिए। जीताश्रम, जीत श्रम मतलब जिसको थकान का महसूस ना हो। मैं कुछ काम कर रहा हूं, मुझे थकान नहीं हो रही, तो जीत श्रम। इंद्र ने कह दिया कि ऐसा कोई देवता नहीं है जो ये कर पाएगा, ठीक।
फिर उसके बाद की बात जो है वो मैंने आपको बता दिया कि फिर इन्होंने भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों के साथ में या 100 स्टूडेंट्स के साथ में पहला नाटक किया। अब जो नाटक जो है, नाटक के विषय में, नाटक क्या है कि हमने इसे ग्रहण करना है। जो नाटक करता है, नाटक करने के लिए कितना कठिन चीजें हैं, कठिन है नाटक करना। नाटक करना क्यों कठिन है? क्योंकि पहले ग्रहण करता है, फिर उस टेक्स्ट को डाइजेस्ट करता है, फिर उसे परसीव करता है, फिर उसे ग्रहण करता है। पहले मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैंने उसे रट दिया, रटने के बाद में अब मैं उसे परसीव कर रहा हूं, अपनी आत्मा तक उसे भिगा रहा हूं उस टेक्स्ट को। धारण करना चाहिए चित्त में क्रिटिक बट नॉट धारण, ठीक है। स्टेज में मैंने उस कैरेक्टर को धारण किया, स्टेज के बाहर जैसी मैं आया तो फिर मैं अपनी जगह पे हूँ, ये कहने का मतलब है। इसको ज्ञानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए इस विद्या को। तुमने एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एक एक्टर हूँ। ये सब चीजें किसमें? नाट्यशास्त्र से निकाली। ग्रहण करना पहले, फिर धारण करना उसे, और फिर ज्ञान पूर्वक उसका प्रयोग करना। यहां पर आगे देखिए, भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों के माध्यम से प्रयोग किया। इसमें अलग अलग चीजों में 37 चैप्टर वैसे हैं, पर ये 36 चैप्टर अलग अलग विधाओं में ये हैं। इसके क्या है, रस जो है वो 6ठे चैप्टर में, भाव 11वें में, अभिनय 8 से लेकर 26वें में, ठीक है। नाटक का अर्थ को दर्शक तक ले जाना ही अभिनय कहलाता है। अब नाट्य शास्त्र जो है, इसका नाट्य उत्पत्ति कैसे हुई उसको थोड़ा सा ये बताते हैं। नाटक खेला जा रहा था, भरत मुनि नाटक करवा रहे थे। अब उसमें क्या हुआ, क्योंकि देवता भी आते थे, दानव भी आते थे उस जमाने में, तो देवताओं की विजय और असुरों की पराजय उन्होंने दिखाई। नाटक में क्या दिखाई? देवताओं की विजय और असुरों की पराजय। तो असुर नाराज हो गए। असुरों ने कहा कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमेशा आप ये देवताओं का पक्ष लेते हो, देवताओं को कहते हो, देवता की विजय दिखाते हो, हमारी विजय क्यों नहीं दिखाते? फिर उस जमाने में भी इतना विरोध का तो सामना करना ही पड़ेगा। समाज है, हम समाज में किसी को कह रहे हैं कि ये प्रोटोगनिस्ट है, ये एंटेगनिस्ट है। प्रोटोगनिस्ट मतलब कि मेरा हीरो, और एंटेगोनिस्ट मतलब मेरा विलन। अब जो एंटेगोनिस्ट जिसको बनाएंगे तो वो तो कहेगा भाई मुझे बुरा क्यों दिखाते? तो राक्षसों ने कहा उस समय, दानवों ने कहा कि हमें बुरा क्यों दिखाते हो? तो भरत मुनि ने उसके लिए कहा कि आप समाज में अच्छे काम करिए, हम आपको भी प्रोटोगनिस्ट के रूप में दिखा देंगे। तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि ये देवता ही प्रोटोगनिस्ट बनाने हैं। देवताओं को प्रोटोगनिस्ट इसलिए बनाया है क्योंकि आप जिस तरह के कार्य कर रहे हैं, तो उस लिहाज से हमें तो समाज में ये मैसेज देना है कि जो अगर गलत काम करेंगे, गलत का गलत होगा। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो ये इसमें नाट्यशास्त्र में है। सर, नाटक का नाम क्या? देवासुर संग्राम था ना? है देवासुर संग्राम। देवास, वो दूसरा नाटक था, वो भी आ रहा हूँ। पहला जो है उसका नाम नहीं है, पहला जो है उसका नाम नहीं है। दूसरे वाले में वो देवासुर संग्राम नहीं, समुद्र मंथन है। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये भी छोड़ देते हैं। नाटक का प्रयोजन क्या है? सभी जीव सुख चाहते हैं और सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो हमें खुशी देनी है लोगों को, इसलिए हम नाटक करते हैं। कई बार नाटक में दुख की घटना होती है, उसको देख करके भी हम रेलिश करते हैं। खुश होते हैं जरूरी नहीं है, पर हम रेलिश करते हैं। ये एक ऐसी विधा है जिसमें मरते हुए आदमी को देख करके भी आप रेलिश करते हैं। अरे यार और देखते हैं, ये अगर हकीकत में होगा तो आप नहीं देखोगे ना, क्यों? तो नाटक एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप दुख में भी, या कोई पीड़ा है उसमें भी आप रेलिश कर पाते हैं। नाटक एक ऐसी विधा है। नाटक का ही एक्सटेंडेड फॉर्म फिर फिल्म भी है, पर नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें कि आप दुख को भी
या कष्ट को भी रेलिश कर पाते हैं। ये रेलिश मतलब कि उसका आनंद ले पाते हैं। और आप कहते हो नहीं थोड़ी देर और बैठता हूँ मैं थिएटर में, जरा देर और ये सीन देख लो। नहीं तो अगर वैसे अगर होता हकीकत में तो आप तो सीधे उठ के चले जाते, आप कहते नहीं भाई बड़ा पीड़ादायक। ये एक बहुत बड़ी पिक्यूलरिटी है नाटक की, ठीक है। इसके बाद जैसे करुणा रस है, तो करुणा से बड़ा कोई रस नहीं है, ठीक है। जैसे कि उत्तर रामचरितम जो नाटक जो है पाणिकर जी का, के.एन. पाणिकर जी का, तो उसमें सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है ना वो नाटक जो है। देखा है किसी ने उत्तर रामचरितम? उत्तर रामचरितम में क्या दिखाया है कि रामचंद्र जी द्वारा और लक्ष्मण द्वारा जो सीता माता के साथ में जो अन्याय हुआ उसको दिखाया है सीता माता के कंटेक्स्ट में। पाणिकर जी का नाटक जो पाणिकर जी ने जो किया तो वो इतना खूबसूरती से किया हुआ है कि वो बहुत ही सुंदर लगता है। पर वो इतना दर्द भरा है पर तब भी अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि क्रीड़ा नियत जो मैंने कहा ना कि उसमें आनंद आता है, आपको उसके स्वरों में भी आनंद आता है। ये है जो चीजें जो अनडिजायरेबल और अनएक्सेप्टेबल होती हैं पूरी हमारी जीवन में, वो नाटक में आती हैं तो हमारे को रेलिश करती हैं, हमारे लिए इंजॉयबल हो जाती है। ठीक ठीक है, ये चीज तो है ना। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा अभिनय पे आ जाते हैं। इसी में इसको हम अभिनय पे आ जाते हैं। आंगिक, वाचिक और आहारिक, ये तीन तरह के अभिनय के रूप हैं। जब कोई भी नाटक के रूप जो हैं आंगिक, वाचिक, आहारिक, जानता है कोई? किसी को पता है? कोई जानते हैं इस बारे में सर? सर मैं गेस कर सकती हूँ कि जी आंगिक बताइए इज बताइए। रिलेटिंग टू बॉडी, हैं? अंग से हाँ रिलेशन है। हाँ। और क्या बताया था सर आपने? वाचिक, वाचिक वाचिक बोल से, मतलब जो हाँ आप बोलते हैं स्पोकन पार्ट। हाँ। आहारी ये नहीं गेस कर पाऊंगी सर। और सर कोई है? सर आंगिक में सर जो माइन करते हैं हम लोग वो आंगिक होगा। क्या जो चीज? खाली जो क्या माइन क्या? करते हैं हम लोग माइन। माइम? यस सर। माइम कह रहे हैं? हाँ हाँ सर, माइन नहीं में नहीं हम नहीं लोग नहीं आंगिक नहीं, रहेगा तो माइम एक। माइम से मतलब नहीं है। माइम तो एक अलग विधा हो गई। ओके, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया उसका। और वाचिक में जैसे हम लोग रेडियो पे कोई कहानी सुनते हैं तो हाँ उसको कह सकते हैं। और आहार में हमारा कॉस्ट्यूम आता है सर। हाँ। ये जो तीन चीजें जो हैं, जो जो फिजिकल मूवमेंट जो हमारे जो है वो है आंगिक, हम्म जो स्पीच है वो हो गई वाचिक, हम्म और जितना मेकअप कॉस्ट्यूम जितना है ये हो गया आहारी। हम्म इनको मिला के बना सात्विक। ठीक। अब आहारी जो है एक्सटर्नल लाइट्स, मेकअप, सेट, कॉस्ट्यूम, ये सारी चीजें आहारी में आ गई। अब क्या है, किस तरह के प्रोडक्शन होते हैं? धर्मी, धर्मी इज द काइंड ऑफ प्रोडक्शन। किस तरह का प्रोडक्शन करना है? लोक धर्मी, डे टू डे लाइफ का जो चल रहा है उसको हम स्टेज में ले आते हैं। जो जो आपके हमारे जीवन में जो चीजें चल रही हैं वो चीज अगर हम स्टेज में ले आते हैं तो उसको क्या कहेंगे? लोक धर्मी। ठीक है, जो आपके हमारे जीवन में जो चीजें चल रही हैं नेचुरल चल रही है। आप बाजार गए, बाजार में आपने सामान लिया, ये किया वो किया, थोड़ा मन मुटाव हुआ, थोड़ा अच्छा हुआ, ये सब चीजें जो है रियलिस्टिक टाइप के, ये सारी चीजें लोक धर्मी। नाट्य धर्मी, नाट्य धर्मी एक दूसरी चीज है जिसका प्रयोग सिर्फ नाटक में होता है, नाटक की बाहरी दुनिया में जिसका प्रयोग नहीं होता वो नाट्य धर्मी। टाइप ऑफ प्ले जो मैं बता रहा हूँ। लोक धर्मी, लोक धर्मी वो जो कि जो जीवन में हो रहा होता है, दुनिया में हो रहा होता है, उसको हम नाटक में ले आए, वो हो गया लोक धर्मी। और नाट्य धर्मी वो जो बिल्कुल नाटक में ही होता है। वो जैसे मूवमेंट्स कर रहे होते हैं आप, बिल्कुल एक सेट टाइप के मूवमेंट्स कर रहे होते हैं किसी उसमें, और जो कई चीजें जो होती है जो बिल्कुल नाटक ही में होती है ना,
तो वो जो नाटक में जो मूवमेंट जो होती है या बाकी चीजें होती हैं वो नाट्य धर्मी है, और ये वाला हो गया नाटक वो लोक धर्मी हो गया। और प्रवृत्ति क्या है कि किस जगह का है, रीजनल आइडेंटिटी क्या क्या है, ये रहन सहन क्या है, वहां की बोलचाल क्या है, भाषा क्या है, ये हो गया। अब भारतीय मतलब जिसमें कि प्रीडोमिनेंस ऑफ वर्बल जो बोलने की जो हमारी वाचिक जो है जिसमें डोमिनेंस होगा वो भारतीय होगा। सातवती जिसमें फिजिकल मूवमेंट्स होंगे, समुद्र मंथन है ना, समुद्र मंथन में वो पूरा जितने देवता हैं जितने दानव हैं सबके फिजिकल मूवमेंट्स हैं, फुल ऑफ सातवती। और जो ये बताया उन्हें भारतीय कौन सा हुआ, जिसमें कि मेरे स्पीच से चल रहा है। नजाकत से अभिनय हो रहा है, आहार्य अभिनय, कैशिकी श्रृंगार, कैशिकी कहते हैं श्रृंगार को। ठीक, अब इसकी जो परिणाम जो है, सिद्धि क्या है, करुण नाटक ऐसा प्रोडक्शन जिससे स्तब्ध हो जाओ, नॉट एबल टू रिएक्ट। जो करुण नाटक होता है जिसमें कि आप बिल्कुल स्तब्ध हो जाओ कि ये बस अब कुछ कहने लायक हमारे पास नहीं बचा। नाटक के अलग अलग रूप बता रहा हूँ। हास्य नाटक, रंग हो गया। पहले नाटक खुले में किए जाते थे, जब दानवों ने आकर के परेशान किया तो फिर वो एक जगह में आप नाटक करने लगे जिसको आप ऑडिटोरियम कहने लगे। या ये भरत मुनि के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, नाट्य शास्त्र के हिसाब से, कि पहले खुले में करे जाते थे। खुले में जब दानवों ने परेशान कर दिया तो हमें एक जगह चाहिए थी, जगह हमारे को मिली। तो जगह कौन कौन सी, जो स्टेज जो है वो बताया गया, चतुरस, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, अलग अलग टाइप की ये स्टेज के प्रकार बताए गए। अब अर्बन थिएटर वगैरह छोड़ देते हैं, मॉडर्न अर्बन थिएटर भी, हाँ इसको थोड़ा बताए थे। लगभग 800-900 साल पहले जब आक्रमण का जो एरा जो था इंडिया में, शहरों में थिएटर नहीं था, समझे। तो जो थिएटर जो था, थिएटर क्या बताया था मैंने आपके 2500 साल पहले भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज है। नाट्यशास्त्र की रचना कर दी 2500 साल पहले, और हम कह रहे हैं 800 साल पहले तो नाटक होते ही नहीं थे शहरों में। क्योंकि क्या हो गया कि जो शहरों में जो नाटक जो थे, शहरों में नाटक, क्योंकि शहरों में जो रूल था, रूल के हिसाब से जो सरकारें चल रही थी या जो बाकी, अब आप खुद सोचिए तो उस समय नाटक करना संभव नहीं था। तो नाटक करना संभव नहीं था तो वो नाटक कहाँ होते थे, वो होते थे बिल्कुल इंटीरियर गांवों में, क्योंकि गांवों तक जितनी सरकारी अमला है वो नहीं पहुंच पाता। तो वो जो नाटक को जो जिंदा रखा है, जो हमारे नाटक को जिंदा रखा है, हिंदुस्तान के जो नाटक को जिंदा रखा है, वो जिंदा रखे है गांवों ने ही, ग्रामीण परिवेश ने ही जिंदा रखा है। तो ये 800-900 साल, जो 800-900 साल का पीरियड जो रहा पूरा ये, तो वो जो है पूरा का पूरा। अब इसका छोटा सा मैं बता रहा हूँ, लॉर्ड कर्जन, ये कहीं पर आगे आएगा, मतलब मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, है ना, कहीं पर आएगा। लॉर्ड कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन ने अत्याचार किया, इतना हिंदुस्तान में अत्याचार किया। तो लॉर्ड कर्जन को दिखाने के लिए उस समय कीचक वध नाम से एक नाटक किया गया। कीचक वध तो आपको पता ही होगा सबको ना, है नहीं, महाभारत के टाइम का जब है नहीं, महाभारत में जब कीचक वध वाला जो पूरा सीक्वेंस है वो देख लीजिएगा, कहीं पर भी आपको दिख जाएगा। तो अर्जुन ने जब गहनला बन करके जब अज्ञातवास में थे तो वहां पर कीचक था, कीचक का जब वध जब किया, तो कीचक का वध जब किया तो भीमसेन ने किया था। तो वो उन्होंने कैरेक्टर्स बदल दिए, कैरेक्टर बदल करके कीचक बना दिया लॉर्ड कर्जन को, और यहाँ पर जो हिंदुस्तान जो था उसको अर्जुन और भीम के हिसाब से बना करके, तो ये एक रिवोल्ट को खड़ा करने के लिए एक रास्ता था कि भाई, और डायरेक्टली नहीं था, कहीं पर डायरेक्टली नहीं था कि भाई लॉर्ड कर्जन बना रखा उनका नाम,
लॉर्ड कर्जन नाम नहीं बना रखा, नाम कुछ और होगा, पर उन्होंने दिखाया कि अत्याचारी है, अत्याचारी को लास्ट में अत्याचारी का वध हुआ। तो वध हुआ और वो लोगों तक पहुंचा, लोगों के समझ में आ गया कि भाई कीचक वध जो है ये लॉर्ड कर्जन को मारना है, लॉर्ड कर्जन को खत्म करना है, मतलब इनकी सत्ता को हटाना है। तो इनकी सत्ता को हटाने के लिए सोशल कॉज जो है उस जमाने में, आज तो क्योंकि नाटकों का चलन भी कम हो गया है उस लिहाज से, तो उस समय सोशल अवेयरनेस जो है वो नाटकों के थ्रू बहुत सारी आई। अब वो मैं आगे बता दूंगा कि आंगिक वाचिक आहार मिलके सात्विक होता है। अब जो नाटक जो होते थे पहले पहले मंदिरों में और गांव में नाटक होते थे ज्यादा, क्योंकि मंदिर ऐसी सेफ प्लेस होती थी जहां पर नाटक कर सकते थे और भीतर ही भीतर वहां पर नाटक हो जाते थे। ठीक है सर, ओवेन जी ठीक है सर, ओवेन सर। तो जो नाटक जो होते थे, नाटक मंदिरों में सबसे आसानी से और गांव में। मंदिर ऐसी जगह थी कि जहां पर आपका नाटक कर रहे हो तो कोई डिस्टरबेंस होने की संभावना कम थी और गांव तक भी कोई नहीं पहुंच पाता था, तो ये नाटक होते थे। नाटकों के बारे में जो पुराने नाटक जो है बहुत पुराने, तो उनके बारे में एक छोटा सा मैं बताऊं। 4-5 घंटे के रोज के नाटक होते थे। एक नाटक 4 घंटे का शो हो रहा है रोज, 7-7 दिन तक चलता था एक नाटक, 7 डेज, और 27 से लेके 30 घंटे का एक नाटक होता था। मैंने बताया ना 4 से 5 घंटे का आज, 4 से 5 घंटे का कल, इस तरह से 7 दिन मेरा लगातार चल रहा है। और 7 दिन जब चल रहा है तो ये 7 दिन चलने का मतलब कितने घंटे, 30-30 घंटे का नाटक करते थे उस जमाने में। तो अब जैसे इसमें ही बताया, जैसे सुग्रीव और बाली का जब झगड़ा हुआ उसके बाद में हनुमान जी से बोलता है, तो वो सारी चीजों को व्यक्त करने के लिए और टाइम को बढ़ाना। नाटक का एक काम और है, वो कौन सी फिल्म थी उमेन सर जो हमने देखी थी उसमें इसके पिछले वाले जो फिल्म वर्कशॉप में जिसमें सीढ़ियों वाला सीन था, वो याद है? वो जिसमें सीढ़ियों वाला जो गोली मारते हैं वो बच्चे का वो झूला भी गिरता है, वो मरते हैं, देखा था ना वो? सुमित ने भी देखा था, वो देखा तो था, वो जो सीढ़ियों से जा रहे होते हैं। सर बाइसाइकिल थीफ में ही एक सीन था नहीं, बाइसाइकिल थीफ नहीं है। जो मेरा कहने का मतलब है, मैं बता रहा हूँ कि उसका जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए भी बता रहा हूँ। कोई भी हम सीन तो होता है थोड़ा सा, अब सीन को अगर 1 मिनट के सीन को हमने खींचना है फिल्म में भी, तो वो उस सीन को खींचने के तरीके होते हैं। तो वो जो सीढ़ी वाला जो सीन जो था उसमें क्या था कि पूरा एक शहर था, पूरे एक शहर में क्या हुआ कि जो जहाज वाला नहीं था, वो जिसमें जहाज में सड़ा हुआ मांस भेज रहे होते हैं, तो फिर वो वापस करके वो विद्रोह करती है, पूरी पब्लिक विद्रोह करती है, तो जो सरकार होती है वो गोली मारती है। तो वो पूरी सीन दिखाया उन्होंने कि कैसे वो महिला गिरी, फिर वो क्या हुआ, तो अलग अलग, एक विकलांग था वो कैसे चढ़ के आता है, फिर वो क्रेडिल होता है बच्चे का, वो गिरता है फिर रोकता है, तो वो इतनी देर तो नहीं लगती ना। हमने क्या करता, हम उसके टाइम स्पेन को बढ़ा देते हैं, ये तो किया था। वही चीज यहाँ भी कही गई, परफॉर्मेंस के टाइम को बढ़ाना। अब सर्वप्रथम जो नाटक खेला गया उसका कोई नाम नहीं है, जैसे उमेन साहब ने पूछा था। इसके बाद जो नाटक खेला गया वो खेला गया अमृत मंथन खेला गया इसके बाद। ठीक है सर। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है प्रणम्य शीर्षा, यानी कि मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं इस ग्रंथ को। प्रणम्य शीर्षा यानी कि मैं सिर से लेके साष्टांग प्रणाम करता हूं इस ग्रंथ को। जो ये जो ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ के बारे में जहां पर भी अगर बात आएगी तो ये प्रणम्य शीर्षा का मतलब है कि इस ग्रंथ को साष्टांग प्रणाम। अब हम अरस्तु वगैरह तो नहीं कहेंगे, हाँ। अब रस बताऊंगा मैं और भाव बताऊंगा। जैसे आप जानते हैं, सब लोग सुन रहे हैं ना? सब लोग सुन रहे हैं डॉक्टर साहब? जी सर जी। कहीं पर किसी को डाउट तो नहीं है ना किसी तरह का कोई ऐसा? वैसे मैं जब ये पूरा कर लूंगा इसके बाद तो फिर एक सेशन हमारा होगा 15-20 मिनट का रखेंगे हमने, इसलिए टाइम भी रखा हुआ है। हमारा 7 बज रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आधे घंटे से पहले पहले ये खत्म हो जाना है।
और इसके बाद में थोड़ी देर के लिए 15 मिनट का टाइम रह जाएगा। जो रस हैं, रस कौन कौन से हैं नाट्य शास्त्र के हिसाब से? श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, अद्भुत रस। अद्भुत वीरता का काम कर दिया है, अद्भुत, ठीक है। विभत्स रस, ठीक है, और भयानक रस, ये हो गए। अब जो भाव जो है, रस किसी भाव से प्रकट होते हैं। आठों रस के 8 स्थायी भाव हैं। स्थायी भाव ही रस को बनाते हैं। भाव जो है 8 स्थायी भाव है, वो 8 रसों को बना रहे हैं। अब क्या है, यह है स्थायी भाव ऑफ रति, पैशन फॉर लव गिव राइज टू श्रृंगार रस, ठीक है। दूसरा हास्य रस जो है हासा रस जो है वो हासा भाव जो है वो हास्य रस बना रहा है। शोक भाव जो है वो करुणा रस बना रहा है, करुणा। क्रोध भाव जो है वो रौद्र रस बना रहा है। उत्साह जो है वो वीर रस बना रहा है। हाँ, भय जो है वो भयानक रस बना रहा है। जुगुप्स क्या लिखा है, डिस्गस्ट जो है, डिस्गस्ट जो कहते हैं ना, जुगुप्स लिखा है, पता नहीं क्या, विभत्स रस बना रहा है। विस्मय रस जो है, विस्मय पूर्ण कहते हैं तो अद्भुत रस बना रहा है। तो ये भाव और रस का आपस में संबंध है। मतलब की बात यह है कि 8 भाव है, 8 प्राइमरी भाव हैं जिन्होंने 8 रस बना दिए। अब जो सेकेंडरी भाव हैं जिनको कहते हैं व्यभिचारी भाव, ये टेम्परेरी होते हैं। ये भाव आते हैं जाते हैं, तो ये हमेशा नहीं रहते हैं। जो ये भाव जो है, ये पहले वाले कौन से थे? 8 भाव थे स्थायी भाव। स्थायी भाव ने रस बनाए 8, और इसके बाद में 36 व्यभिचारी भाव हैं। व्यभिचारी भाव जो हैं ये टेम्परेरी रस बनाते हैं, जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रम, चिंता, ईर्षा, त्रास, गर्व, मरण, मद, निद्रा, विभोर, मोह, मति, आलस, तर्क, व्याधि, उन्माद, उत्सुक, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो व्यभिचारी भाव जो हैं वो कौन से हैं? जो टेम्परेरी भाव है, ठीक है। और 8 तो हैं जो परमानेंट भाव हैं, वही रस को बनाते हैं। इन रसों को भाव तक ले जाने वाला ही अभिनय। जो रस हैं उनको भाव तक ले जाना, दैट इज अभिनय। रसा भावा ही अभिनया, यही है। कुछ चीजें अब जो मैंने पहले बताया वही चीज यहां पर आ गई है। कुछ चीजें जो सिर्फ नाटक में ही दिखती है वो नाट्य धर्मी है। जैसे क्या दिखता है नाटक में, बताओ नाट्य धर्मी में? मैं बताता हूँ एक छोटी सी उदाहरण। ऐसे मैंने कहा, अरे बात मत करना भाई, आवाज जरा हल्की रखो। मैंने हाथ रखा, इसका भाव क्या है कि मैं फुसफुसा के बात कर रहा हूँ। नाटक में ऐसे कर रहा होता हूँ ना मैं। अब अगर आपने फुसफुसाना है तो वैसे भी फुसफुसा सकते हो ना, पर अगर नाटक में कहूंगा तो मैं ऐसे करूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस किस्म के ये जो कुछ भाव जो सिर्फ नाटक में ही चलेंगे। ऐसे करा मैंने तो हाथ रखा तो फुसफुसा के बात करी। जो डांस जो है, नृत्य भरी चाल जो है उससे चलना, ये भी इसी में चलेगा। या चाल आर्टिफिशियली बनाई गई है, वो भी इसी में होगा। लोक धर्मी क्या होता है? लोक धर्मी मैंने बताया जो संसार में खाना खाया, युद्ध किया, ये सारी चीजें जो हैं ये लोक धर्मी होंगी। अब भारत में 10 प्रकार के नाटक, ये एलिमेंट्स ऑफ नाटक जो है। कैशिकी जो है, बालों को संवारना, इसमें आर भरी वायलेंस, भारती गंभीर विचार, जैसे मुद्रा राक्षस जो है प्लान कर रहे हैं, वो गंभीर विचार है। सात्विकी, बड़े भाव बड़े कोमल हैं जिसके, वो सात्विकी। प्रवृत्ति, दर्शकों को पसंद के अनुसार नाटक करना। सिद्धि, मनुष्य सिद्धि, तालियां बजा, आओ आओ, ये साधो, साधो कहते। तो वो पहले क्या होता था जब नाटक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताई थी टीचर्स ने, कि जब आज जैसे है, आज हम नाटक जब देखने जा रहे हैं तो नाटक देखने में हम
दर्शकों का कोई इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। पहले क्या होता था कि आओ साधो साधो, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ये दाद देना जिसे कहते हैं ना, तो वो उस समय पे बहुत ज्यादा था। तो कंठ से जो स्वर निकलता है वो स्वर है, वो गायन, ये बता दिया था पहले भी। आतोदेय जो है बाजा साज, 4 प्रकार के साजों से आवश्यक है। गान, ध्रुव गान, एक ध्रुव गान तो आपने सुना ही होगा। जब नाटक में जैसे कोई कैरेक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इंट्रोड्यूस करने में हमने इस कैरेक्टर के बारे में गाया और ये बताया, हमने कहा अब ये आने वाले हैं, तो ये ध्रुव गायन, ध्रुव गायन से, ये ध्रुव गायन की जो शैली जो है ये है। इसके बाद में ये आप छोड़ देते हैं। रंग जो है, एक रंग रह गया लास्ट में। रंग जो रंगशाला, जहां नाटक होगा, जिस प्रकार का भवन होगा जहां पर नाटक खेला जाएगा, उसकी शैली कैसी होगी। जैसे ग्रीस की बात है, अब हम ग्रीस पे आ गए सीधे। 2 बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर के एक रंगशाला बनाई जाती थी उस जमाने में। दर्शकों तक पहुंचने के लिए एक्टर मास्क का प्रयोग करते थे, और मास्क का प्रयोग करते थे और उसी तरह के कपड़े पहना करते थे। जैसे ट्रेजिक बूट्स, जो बूट्स लंबे लंबे बूट्स पहनते थे जिनमें वो ऐसे फीते से बंधे होते हैं ना, आपने देखे होंगे कहीं पर भी अगर, तो वो जो है उसे ट्रेजिक बूट्स कहते थे। भारत में दर्शकों का फासला जो है वो कम होता था हमारे एक्टर्स से, यानी इंटीमेट ज्यादा होता था, उसका मतलब है। सात्विक अभिनय का भारतीय नाट्य शास्त्र में महत्व है। सात्विक अभिनय कौन कौन सा है, मैंने बताया था, ये तीनों का मिलकर के, गायन का, डांस का और एक्टिंग का मिलकर। प्राचीन काल में जो है वो संस्कृत नाटक हुआ करते थे, संस्कृत नाटक, संवाद, गायन, नृत्य सब संस्कृत में था। अब क्या था कि संस्कृत, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज और, प्राचीन काल में संस्कृत बोली जाती थी और प्राकृत बोली जाती थी, ठीक है। तो कई प्रकार की प्राकृत बोली जाती थी। प्राकृत क्या थी, जो आम जनमानस की भाषा है उसे कहते थे प्राकृत। और संस्कृत किसकी थी, एलीट क्लास की, सोफिस्टिकेटेड क्लास की जो भाषा जो है उसे कहते, वो संस्कृत। ऐसा नहीं है कि हर कोई संस्कृत बोल पाता था, जो पढ़ा लिखा होता था वो संस्कृत बोलता था, और जो आम जनता जो थी वो प्राकृत बोलती। अब इसी प्रकार से भारत में हमेशा से ही ये भाषाओं का प्रयोग होता गया, संस्कृत का, प्राकृत का, ठीक है। अब क्या है, जैसे नाटक हो रहा है, नाटक में राजा उच्च स्त्री है, राज परिवार की स्त्री है, विदुषी है, मुनि है, विद्वान है, वो संस्कृत में बोलेगा। अब प्रजा है, आम स्त्री है, आम जनता है, दुकानदार है, वो प्राकृत में बोलेगा। तो नाटक जब होते थे, नाटक में भी संस्कृत और प्राकृत दोनों अलग अलग भाषाएं पैरेलल में चलती थी। जिस क्षेत्र का होगा उस क्षेत्र की प्राकृत बोलेगा। जैसे अभी भी ये होता है ना कि हम सब इस तरफ के हैं कुमाऊं के, तो कुमाऊनी शैली में बोलेंगे, या आप माना कि कानपुर की, तो कानपुर की शैली में बोल रहे, तो उस तरह से जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र की प्राकृत होगी, प्राकृत भी उस क्षेत्र की अलग अलग होगी। संस्कृत तो एक है पर प्राकृत उस क्षेत्र की अलग अलग होगी। अब ये छोड़ दीजिए। नाटक जो है वो उत्तम, मध्यम और अधम, उत्तम टॉप क्लास का नाटक, मध्यम और अधम, ये हमारा मोर और लेस करीबन हमारा नाट्य शास्त्र में, ये पूरा हमने इसको सम करने की कोशिश की। 7:06 हो रहे हैं हमारे। कितनी देर लगा सर ये डॉक्टर साहब, नाट्य शास्त्र में कितना टाइम लगा हमें? लगभग मेरे ख्याल से पौना घंटा ना, पौना घंटा। तो ये 2 चैप्टर्स हमने आज किए नाट्य शास्त्र में। इसमें जो मैंने जो बात की है उसमें कोई अगर किसी को कोई क्वेरी है, किसी का कोई जिज्ञासा है, तो अब बात कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। हाँ, आप लोग अपनी कुछ जिज्ञासा, कोई सवाल वो कर सकते हैं। जो टेक्स्ट से
रिलेटेड हो, मतलब ऐसा ना हो कि पता चलता कोई एक बिल्कुल एक आपको छठे अध्याय में फलाने श्लोक में क्या लिखा वो मुझे नहीं पता है। जो मैंने पढ़ा है इससे अगर कोई रिलेटेड चीज है तो वो, या कोई शंका है तो वो पूछ लीजिए। पूछो भाई साथियों, पूछिए। सुमित, हाँ कुछ सर जिज्ञासा बताइए। कुछ जिज्ञासा पूछो भाई। सब हिस्ट्री लोग में अपने सर कैमरे, सब लोगों से एक दरखास्त है जिसको भी कि सब लोग जिज्ञासा है कैमरे। उसमें बिल्कुल फील फ्री, हाँ। अंकित फील फ्री, अगर कुछ भी लग रहा है तो आप पूछो ना कोई भी। अच्छा, अभी सभी साथियों से आग्रह है कि अपने कैमरे भी ऑन कर लें, तो कम हाँ से कम कैमरे सबके ऑन कर चेहरे लें भी, जितने लोग हैं, हाँ, फोटो भी अच्छी आती है। कैमरे ऑन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा पूरा फ्रेम भरा भरा लगता है, अच्छा लगता है। किसी को भी कोई जिज्ञासा है आप पूछिए, बिल्कुल फील फ्री। सर रस और भाव के बारे में थोड़ा सा और बता देते क्या तो। चीज? रस और भाव के बारे में सर। भाव मैंने बताया, भाव से रस निकलता है। मुझे एक भाव आया है ना, जैसे मैंने आपको मैं बताया था यहाँ पर देखो रस और भाव एग्जैक्ट कौन कौन से थे। अब मैं बताऊं, शोक भाव आया, मुझे शोक हुआ, शोक भाव आया तो मेरा करुण रस निकलेगा नहीं निकलेगा? मेरा एक भाव आया, शोक का भाव आया मेरे मन में, मैंने कहा अरे यार करुणा आ गई नहीं आ गई? जब मैं प्रदर्शित करूंगा तो करुणा प्रदर्शित होगी नहीं होगी? शोक तो भाव है, भाव मतलब मेरे भीतर में क्या ग्रहण करा, और रस जो है वो निकलेगा, है ना। जैसे मैंने यही बताया, जैसे ये बताया ना, श्रृंगार रस, श्रृंगार कब करेगी? जब करेगी तो वो जब वो जब लव में होगी, जब वो उसका ऐसा मूड हो रहा तो उसने कहा वो मैं श्रृंगार करूंगी, तो श्रृंगार करेगी तो श्रृंगार रस निकलेगा। इसी तरह से हास्य का तो हास्य, शोक है, क्रोध है, मुझे गुस्सा आ गया भैया, तो मेरा रौद्र रूप हो सकता है ना क्रोध के बाद में। तो क्रोध अगर होगा तभी तो रौद्र निकलेगा। तो ये जो भाव है, भाव से ही वो रस निकल गया तुम्हारे भीतर से, जो भाव आया वो रस निकल गया। और मैंने बताया कि स्थायी भाव 8 और जो टेम्परेरी टेम्पररी है उनको कहते हैं व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव। तो वो है, उनसे भी ये होगा, इनसे भी कुछ ना कुछ तो रस निकलेगा ही, इन्हीं में से कोई रस निकलेगा। मतलब जैसे म्यूजिक के 7 सुर होते हैं वैसे 8 रस हम लेकर के चलेंगे और उसको ये ऊपर नीचे करके हमारे 36 भी निकल जाएंगे। हाँ हाँ, ये जो 36 तो व्यभिचारी भाव है, जो टेम्पररी भाव होते हैं जो इसके अतिरिक्त हैं, जो मैंने 8 बताए, इन 8 भावों के अतिरिक्त 36 भाव और है। ठीक। और अच्छा 8 ये जो भाव जो हैं वो तो डायरेक्टली उस रस की उत्पत्ति करते हैं। वो जैसे मैंने कहा ना कि ये जितने हैं ये भय रस है, भय भाव है, मुझे भय लगा तो भयानक जो है उसी से बना ना। तो बस ये है, ये सर विस्मय हो गया, मैं विस्मय भाव है, और अद्भुत रस लगा मैंने, अद्भुत अद्भुत आए, तो ये विस्मय जब भाव जो है तो अद्भुत रस आ गया अपने आप। तो ये जो भाव जो है, भाव ही रस की उत्पत्ति करेंगे। अब पर मैंने क्या कहा था कि नाटक में ये भी कहीं पर कहा था, ये जो भाव जो है, भाव पहले भाव आएगा, भाव जो जो रस आता है फिर मतलब वाइस वर्सा भी हो रहा है ना ये चीज, क्यों? जब एक्टर के लिए ये वाइस वर्सा चीज भी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ को भी आएगा, है नहीं, एक्टर के लिए। बताइए और कोई? बताइए साहब कोई और कोई है सुमित जी, कोई डाउट है? सर हिस्ट्री में सर मेरा इंटरेस्ट कम होता है। नहीं ये वाला तो क्योंकि ऐसा ना, ये पूरा थ्योरी था ना, ये वाला ये जी पूरा सर। थ्योरी पार्ट था। जी जी और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट सर वो मैं आपको सुन रहा था बहुत केयरफुली, और कुछ चीजें तो क्या कहते हैं ना कि आफ्टर डूइंग 5 years ऑफ थिएटर तो कुछ चीजें अंडरस्टूड हो गई ना, कि आपने जो बताया वो मैंने इमिडिएटली ग्रैस्प कर लिया। तो वहाँ पे तो पूछने का सवाल कम होता। दूसरी चीज सर, थोड़ा हिस्ट्री में हम पीछे रहते हैं तो उसमें नंबर कम आते थे। ये था कि
अब आप टेक्निकल जब पढ़ाएंगे जैसे लेंसिंग हो गई, नहीं नहीं, वो चीजें तो correct है? फिल्म मेकिंग हाँ में आई उसमें सर ज्यादा एक्साइटमेंट है नहीं, पर उधर ही ये बहुत जरूरी इसलिए है ना, कभी भी अगर कहीं, क्योंकि हम नाटक की बात हम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नाटक जो है, हमारे जो हिंदुस्तानी जो नाटक जो है, इंडिया में हमारे नाटक की जो परंपरा है, नाट्य परंपरा क्या है। और दूसरा कोई अगर कोई, क्योंकि जब आप नाटक की बात करो, कहोगे मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ या कहोगे मैं नाटक करता हूँ, तो सबसे पहले कोई भी कह देगा, क्योंकि वो कहेगा अच्छा नाट्य शास्त्र क्या होता है भाई, ये कह देगा सीधे सीधे कोई, है ना। वो चाहे उससे फर्क पड़े ना पड़े, पर हाँ, उससे ये हाँ, तो समझ, वो जरूर कहेगा कोई भी, तो वो अपने हाँ, को बनने को कहेगा, तो आप उसको पाठ पढ़ा सकते हो कि भाई नाट्यशास्त्र ये नहीं है, नाट्यशास्त्र ये है, ये होता है yes। और नाट्यशास्त्र में तो ये भाव होता है, ये फलानी फलानी चीजें नाट्यशास्त्र में होती हैं। तो ये नाट्यशास्त्र पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि उसके भीतर, अब होने को डिटेल में तो क्योंकि पूरा शास्त्र है, शास्त्र में इन डेप्थ तो हमारा कोई मतलब भी नहीं है पढ़ने की भी बात होगी, पर उसमें उस जमाने में 2500 साल पहले ही सारे नियम कायदे कानून सारे बनाए गए, और जो आज भी पूरी तरह से रेलिवेंट, जिस पे हम अभी भी चल रहे हैं, वो नाट्यशास्त्र की परंपरा में है। अब मैं बताऊं एक छोटा सा, चलो अब मैं उदाहरण एक कर देता हूँ। जैसे यूरोपियन, वो मैं राइटिंग में आऊंगा, पर एक छोटा, जब इतना जब है, जब यूरोपियन शैली की राइटिंग जो है, हमारे नाटक की राइटिंग, उसमें क्या होता है कि उसमें सेट्स बदलते हैं ना, जी उसमें क्या होता है, एक्ट होते हैं ना, जी 1 एक्ट प्ले, 2 एक्ट प्ले, 3 एक्ट प्ले। ये एक्ट क्या होते हैं, मतलब ये बता सकते हो 1 एक्ट प्ले क्या हुआ? 1 एक्ट प्ले को हिंदी में क्या कहेंगे बताओ? तो सोलो सोलो कहते हैं, सोलो नहीं सोलो कहते भाई, परफॉर्म सोलो परफॉर्मेंस कहाँ 1 एक्ट प्ले होता है? एकांकी। हाँ, एकांकी नाटक, एकांकी नाटक 1 एक्ट प्ले हो गया, ठीक है। एकांकी क्यों कहा हमने? नोट करने की आवश्यकता नहीं है यार, ये वैसे ही हो जाएगा, ये नहीं तो नहीं ऐसे ही सर, जब सुनोगे 2 मिनट में अपने आप ही आ जाएगा। एकांकी नाटक क्यों है? एकांकी का मतलब क्या है? सर पता नहीं सर। एक अंक एक वाला। ही सीन में, एक एक अंक खंड में निपट जाता है पूरा नाटक। है, क्या चीज सर? एक खंड में ही पूरा नाटक हो जाता है, उसमें एक अलग खंड अलग से सीन अभिप्राय क्या ज्यादा है? नहीं। एक खंड से अभिप्राय क्या है? एक सीन में ही हो जाता है। हाँ, एक सीन में अगर एक नाटक हो जाता है, मैंने यहाँ से एक सेट बनाया, एक सीन में यहाँ से कैरेक्टर आए, यहाँ से कैरेक्टर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक सीन बनाया, एक सेट बनाया, इसमें अगर नाटक खत्म हो जाता है तो ये 1 एक्ट प्ले हो गया। मेरा सीन बदला, एक नेक्स्ट सीन जा रहा है। अभी मेरा सीन था कहाँ का? मेरा घर का सीन था, अब मेरा समुद्र का सीन आ गया है, तो ये सीन बदल गया नहीं बदल गया? दूसरा तीसरा सीन यहाँ का आ गया, तो तीसरा युद्ध का सीन आ गया, तो थर्ड सीन आ गया। तो इस तरह से क्या है कि वहां पर जितने सीन बदलेंगे उतने वहां पर सेट बदलते हैं, उतने सेट बदल करके हम ये नाटक खेला करते हैं, यूरोपियन नाटक। अब जो हमारे जो नाटक जो है, हमारे नाटकों में एक सबसे बड़ी तारीफ की बात है, तो जो हमारा कैरेक्टर है वो स्टेज का एक चक्कर लगाता है और कहता है मैं 1 में आ गया, और हमें लगता है 1 में आ गया। फिर उसके बाद में कभी जब खत्म हो जाता है, फिर ये एक चक्कर लगाता है, वो कहता है मैं महल में पहुंच गया, तो हम कल्पना करते हैं भाई महल में पहुंच गया। ये एक डिफरेंस बहुत बड़ा। अब मैं आगे राइटिंग में हो सकता है ये आ जाए बात, ना आए, अभी कहीं पर पहुंच गई बात, पर ये हमारे नाटकों में उनके नाटकों में ये बहुत बड़ा फर्क है कि उनको उतना तामझाम सारे नाटक को उठाने के लिए करना पड़ता है, हमें बिना तामझाम के जो हमारी टेक्निक इतनी बढ़िया बनाई गई कि वो एक चक्कर काटता है स्टेज का, और स्टेज के बाद कहता है मैं 1 में आ गया, तो हम 1 में आ जाता हूँ। और फिर वो कहता है मैं महल में पहुंच गया, तो महल में पहुंच गया। या बीच में सूत्रधार आ जाता है, वो कहता है अब ये महल में पहुंच गए, महल में पहुंच जाएंगे। तो सर ये हमारा ऐसा ही डिफरेंस है। ऐसा ही हमने अभी देखा था सर, प्रेम रामायण हुआ था कानपुर में, जी जी। वो ऐसा ही था जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, ये सेम कैरेक्टर्स हम लोग को, मतलब उन्होंने कहा अरे अब वो सेम राजा दशरथ है, वही राम है, वही लक्ष्मण है, बस तो तो यही है वो ना। हाँ अपने डायलॉग बदल रहे थे, बाकी सब चीजें नहीं, हम लोग रिक्रिएट कर रहे थे अपने माइंड में। और जैसे मैं बता रहा था ना कि जो हमारा नाटक है, नाटक को कभी भी अगर आप कसौटी में देखोगे तो ये 3 चीजों में, एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, तीनों कसौटियों में जब आप उसको जब नापेंगे, मापेंगे,
तो आपको दिखाई देगा कि ये नाटक जो है, ये नाटक की स्ट्रेंथ क्या है, और सबसे ऊपर क्या है कि वो जो टेक्स्ट जो था, उस टेक्स्ट के साथ में ये कितना न्याय कर पा रहा है जो डायरेक्टर है मेरा। अगर वो कर पा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर पा रहा तो कितना नहीं कर पा रहा, क्या उसमें करना चाहिए, वो चीज सोचनी चाहिए। तो ये जो थिएटर क्रिटिक का जो काम है वो भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है थिएटर क्रिटिक का। अब दूसरी बात, जो नाट्यशास्त्र की जो बात जो आ गई, मैंने बता ही दिया है कि नाट्यशास्त्र जो क्या है, कब रचित हुआ, क्या रचित हुआ, इसके अध्याय, ये जरूरी नहीं है जो मैंने पढ़ी है, मैंने कहा कि एलिमेंट्स ऑफ थिएटर का कैसी की, ये कोई जरूरी जो क्या है कि आपने ये सब किए, मैंने ये था कि चलो इन चीजों को भी बढ़ाते हुए चलो, इसको मैंने इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी कर दिया। पर गायन की जो हमारी जो परंपरा थी, वो गायन की परंपरा बहुत स्ट्रांग थी, और गायन की परंपरा अभी भी, जितने नाटकों के जो फॉर्म्स हैं, गायन की परंपरा है ही है। अगर हमारी इंडियन शैली में देखें तो गायन की परंपरा तो बहुत, नौटंकी है तो उसमें गायन है ही पूरा, तो इस लिहाज से। और दूसरा क्या है कि अगर हम थिएटर क्रिटिक हैं तो हमें जितनी शैली के नाटक होते हैं, उन शैली के नाटकों का थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो होना ही चाहिए। ये इस शैली का नाटक है, ये इस शैली का नाटक है, ये है, ये जो लिखा गया, ये इस शैली में लिखा गया, अगर हम इसको समझ पाते हैं और कर पाते हैं तो वो हमारी जो एज अ क्रिटिक वो हमें और इम्प्रूव कर रहा होगा। कोई और चीज है बताइए, कुछ नहीं तो कल हम मिलेंगे सब लोग। बताइए साहब, है मेरे ख्याल से काफी हो गया आज, है ना? यस सर, हम लोग 15 मिनट क्योंकि देर चले थे, आधे घंटे, तो आज हम 15-20 मिनट हम यहाँ पे आए, और मैं कोशिश करूंगा, मैं सिर्फ ज्यादा जब अभिनय वाला जो है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभिनय वाला अंश है, वो चाहूंगा कि थोड़ा और बढ़िया तरह से हो जाए, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेवेंट है आपके लिए। और दूसरा, प्ले राइटिंग वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बड़े बड़े चैप्टर्स हो गए, तो वो प्ले राइटिंग और अभिनय जो है ये तो वैसे हो ही जाए। पर हाँ, आज हमने खैर, मुझे लगता है जो हमारा टारगेट जो था डॉक्टर साहब, आज वो हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए। 2 चैप्टर हम सोच रहे थे, 2 चैप्टर हमारे हो गए। ठीक है सर, तो आज एग्जिट करें फिर डॉक्टर साहब जी। मोहन साहब? हाँ साथियों, आज मेरे ख्याल से हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और कल हम लोग समय से जुड़ेंगे। और किसी का कोई सवाल? तो ठीक है साथियों, फिर हम लोग आज यहीं पे समापन करते हैं, और कल हम लोगों की मुलाकात होती है। मोहित जी, मेरे ख्याल से आज समाप्त किया जाए। ठीक है सर, आज समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा आपने बताया, काफी शुरुआत से अच्छी ली आपने नाट्यशास्त्र की, कई चीजें मालूम पड़ी जो पहले नहीं मालूम थी, और आगे अभी और भी देखना है, बहुत सारी चीजें जानने को मिली। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। हम लोग थैंक यू। 5 बजे शाम को जुड़ते हैं ठीक है, और यस सर, लोग समापन करते ओके सर, थैंक यू। हैं। सभी को नमस्कार। ओके सर, गुड डे।